बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। माशाल्लाह से खूबसूरत सुबह का आगाज़ हो चुका होगा और यकीनन दिन का आगाज़ आपने अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया होगा, क्योंकि जितनी खूबसूरती से, जितनी पॉजिटिविटी से आप दिन का आगाज़ करते हैं, उतनी खूबसूरती से आपका पूरा दिन गुजरता है, आपकी रूटीन जो है वो खूबसूरत रहती है। तो कोशिश किया कि देखिए, अब तो हमारे जो रिसर्चर हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी ये कहते हैं कि सुबह उठते ही सबसे पहले आपने फ़ोन तलाश नहीं करना। कम से कम आधा पौना घंटा, 1 घंटा आपने फ़ोन से दूर रहना है जब आप नींद से बेदार होते हैं आप। और ये चीज़ें हमें इस्लाम ने तो बहुत पहले बता दी हैं। उठें, आप वज़ू करें, नमाज से, तिलावत कुरान पाक से दिन का आगाज़ किया करें, लेकिन हम आँख अभी पूरी खुलती नहीं और फ़ोन तलाश करते हैं कि किधर है मेरा मोबाइल, और देखूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का तो कहीं मुझे मैसेज नहीं आया हुआ, कहीं इनविटेशन तो नहीं आया हुआ। और फिर पूरा दिन हमारा जो वो ख़राब गुजरता है, क्योंकि अजीबोगरीब किसी के मैसेजेस आ गए, किसी को कोई सुन ली, कोई न्यूज़ ऐसी देख ली। आजकल पेट्रोल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही होती हैं, वो हमने कहीं देख ली, पूरा दिन ख़राब हो जाता है। तो प्लीज़ कोशिश किया करें कि ये मोबाइल पूरा दिन हमारे साथ रहता है, सुबह उठते थोड़ी देर इसको अपने से दूर रखा करें, ताकि आपकी पूरे दिन की रूटीन या आपका मूड जो है वो अच्छा रहे, उसमें किसी किस्म की कोई दुश्वारी का सामना आपको ना करना पड़े। इसी प्यारी बात को लेकर आगे बढ़ते हैं। आज के मौज़ूआत बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन उससे पहले आपके साथ एक स्टोरी जो है वो हम शेयर कर लेते हैं। गूगल के हवाले से है कि गूगल ने जो कंप्यूटर से तस्वीर यानी बैकअप करने का जो तरीका है, उसमें उन्होंने कुछ नुमाया तब्दीलियाँ की हैं। अब ज़रा डिटेल में आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या तब्दीली की है, क्या ऐलान किया है। टेक्नोलॉजी कंपनी यानी गूगल ने ऐलान किया है जनाब कि 10 अगस्त 2026 से जो कंप्यूटर में मौजूद तस्वीर है, उनके बैकअप का जो तरीक़ाकार है, उसमें अहम तब्दीली की जाएगी। कंपनी गूगल ड्राइवर के डेस्कटॉप या बैकअप और गूगल जो फ़ोटोज़ के दरमियान तस्वीर के एक ख़ुदकार मुंतकली की सहूलत है, उसको ख़त्म वो कर देगी। और ये तब्दीली ख़ास तौर पर उन सार्फिन को मुतासिर करेगी जो अपने कंप्यूटर में मौजूद तस्वीर के फ़ोल्डर्स का बैकअप गूगल ड्राइव के ज़रिए लेते हैं और तवक्को करते हैं कि ये तस्वीर खुद ब खुद गूगल फ़ोटोज़ में भी ज़ाहिर हो जाएंगी। 10 अगस्त के बाद सार्फिन को तस्वीर का बैकअप बराह रास्त गूगल फ़ोटोज़ के वेबसाइट के ज़रिए तरतीब देना होगा। इसलिए गूगल फ़ोटोज़ जो हैं वो खोल कर ऊपर दाएं जानब मौजूद जो प्लस का बटन है, उसको आपने क्लिक करना है, फिर बैकअप फ़ोल्डर्स का ऑप्शन मुंतखब करना है और इसके अलावा जो मतलूबा आपका फ़ोल्डर होगा उसका आपने इंतखाब करना, यानी उसको आपने सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद सारिफ को तस्वीर बैकअप के लिए ज़रूरी इजाज़त यानी कि अलाउ या जो भी इसमें चीज़ें आपको आएंगी, जो आपने उसको कमांड देनी होगी, उसके ज़रिए वो तमाम चीज़ों को बैकअप कर सकेगा। इसके अलावा बैकअप खुदकार तौर पर जारी रहेगा, लेकिन इसके लिए गूगल फ़ोटोज़ की वेबसाइट या इसकी मखसूस जो वेब ऐप है उसको खुला रखना ज़रूरी होगा। और इसके अलावा सार्फिन के लिए एक इजाफी पाबंदी जो है वो भी इसमें लगाई गई है कि गूगल फ़ोटोज़ एप्पल की जो फ़ोटोज़ लाइब्रेरी का बराह रास्त खुदकार बैकअप आप नहीं ले सकेंगे। जी हाँ, और ऐसे सार्फिन को पहले अपनी तस्वीर को iCloud के ज़रिए उसको साथ सिंक करना होगा, जिसके बाद आईफोन या iPad गूगल फ़ोटो ऐप का जो गूगल फ़ोटोज़ है वो उसमें आप उसको महफूज कर सकते हैं। तो ये एक नई तब्दीली जो है वो गूगल ने कर दी है। पहले तो हम वाकई इस चीज़ पे थे कि जो भी हमने वहाँ पर ऑप्शन आता था गूगल बैकअप, वो हम अलाउ कर देते थे कि सारी चीज़ें जो हैं वो बैकअप में रहेंगी, लेकिन अब आपको थोड़ी सी मेहनत खुद करनी पड़ेगी, ज़रा उसको कमांड देनी पड़ेगी, चीज़ों को सेलेक्ट करना पड़ेगा, क्या क्या आपको बैकअप पे चाहिए, क्या क्या आपने सेव रखना है, और तब जाके वो चीज़ें महफूज रहेंगी ऑटोमेटिकली। अब कुछ नहीं होना, क्योंकि गूगल को भी पता चल गया कि लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा सुस्त होते जा रहे हैं और मुझ पर डिपेंड कर रहे हैं, बस रख देते हैं चीज़ें कि गूगल बैकअप करता रहेगा। तो कोई चीज़ में थोड़ी सी मेहनत जो है वो दरकार है। अच्छी बात है, मेहनत करनी चाहिए ताकि दिमाग चले। वेल, टॉपिक की तरफ आते हैं। पहला टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए है कि ज़िंदगी है, अप्स डाउन इसमें आते रहते हैं, लेकिन उनको बढ़ावा दे देना या उसको अपने ऊपर तारी कर लेना, ये बड़ी ना एक ख़तरनाक चीज़ होती है। और यही जो ख़तरा है, यही जो गलत फहमियाँ हैं, वो आजकल हमें हमारे रिश्तों में भी देखने को मिल रही है। छोटी छोटी चीज़ों को, छोटी छोटी बात जो है उसको हम अना का मसला बना लेते हैं। यानी कि देखिए, गलत फहमी हो जाती है। अब एक 6 लिखा हुआ है, जो मेरे ऑपोजिट है, हो सकता है उसको वो 9 नज़र आ रहा हो, मुझे वो 6 नज़र आ रहा हो,
तो ज़रा जो एक दूसरे का तज्जिया नज़रिया है वो डिफरेंट हो सकता है, ये इख्तलाफ करना ये या उसको एक अना का मसला बना लेना, आई थिंक इसकी वजह से हमारे जो रिश्ते हैं खूबसूरत वो ख़ास से बिगड़ते हुए नज़र आ रहे। देखिए हमें हमारी मौसर किस्म की गुफ्तगू नहीं होती, ट्रस्ट की बात करें तो वो लैक ऑफ ट्रस्ट हमें देखने को मिलता है, और जो भी अगर एक दूसरे के दरमियान कोई गलत फहमियाँ हैं रिश्तों के अंदर तो बर वक्त हम उनको दूर नहीं करते, हम कहते हैं पहले सामने वाला आके मुझसे बात करेगा तभी ऐसा होगा। तो वजह क्या है बेसिकली, क्योंकि बहुत सारे रिश्ते हैं खूबसूरत, अल्लाह पाक ने हमें रिश्ते दिए हुए, हम उनसे दूर होते जा रहे हैं। तो इस भी बुनियादी तौर पे क्या इशू आ रहा है, क्या वजूहात हो सकती है, गलत फहमियाँ जो कम होनी चाहिए वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, रिश्ते जहाँ पे मजबूत होने चाहिए रिश्ते कमज़ोर होते जा रहे हैं, ट्रस्ट जहाँ पे और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए था ना होने के बराबर जो है वो ये ट्रस्ट हो गया। तो आइए ज़रा डिटेल में इस पर बात कर लेते हैं। इस पर डिस्कशन के लिए हमारे कोच हमें ज्वाइन कर चुके हैं जी, मेहताब हमीद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम। मेहताब साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़बरदस्त शुक्रिया, और बेहतर। पहले तो आपको बड़ी ढेर सारी मुबारकबाद, माशाल्लाह जज़ाकल्लाह से खैर। किताब जो है वो आपने जुस्तजू जी। लॉन्च कर दी है, जी, और अल्हम्दुलिल्लाह। पूरी ज़िंदगी का राज इसमें जो है आपने आया जी। कर दिया, तो ये नाज़रीन ज़रूर पढ़िएगा। और अब आप हमें बताएं गलत फहमियाँ। अच्छा देखिए, गलत फहमियाँ तब बनती हैं जब हम परसेप्शन को अंडरस्टैंड नहीं करते। अब आपकी परसेप्शन में एक बात डिफरेंट तरह से आएगी, बिकॉज हम अपनी परसेप्शन के क्रिएटर हैं और हम खाका बनाते हैं अपने माइंड में। अमूमन खाकों के दरमियान जो है ना मासलत नहीं होती, और हम अपनी मर्जी का खाका बनाते हैं और फिर उस पर डट जाते हैं और फिर दूसरे के खाके को समझने की कोशिश भी नहीं करते, जो सबसे बड़ा मसला है। ट्रू, वेरी और ट्रू। कम्युनिकेशन में मैं पढ़ाते हुए कहता हूँ कि सबसे पहले हमने कनेक्शन बिल्ड करना है, फिर अंडरस्टैंड करना है। हम अंडरस्टैंडिंग पे नहीं आते, हम डायरेक्टली शेयरिंग पे आ जाते हैं, जो एक्चुअल कम्युनिकेशन है, क्योंकि कम्युनिकेशन का वर्ड कम्यून से निकला है और उसका मतलब है शेयरिंग, शेयरिंग ऑफ थॉट्स, आइडिया। यस, अब गलत फहमियों की मेन रीज़न अगर हम देखें तो वो यही है कि हम परसेप्शन को अंडरस्टैंड नहीं करते, और विदाउट अंडरस्टैंडिंग हम अपनी बात को सही समझते हैं और हम कहते हैं कि हम ही बिल्कुल दुरुस्त हैं, हमारी परसेप्शन, हमारा खाका परफेक्ट है। जबकि वो हमारा खाका जो है वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक होता है, दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक नहीं होता, या दूसरे उसको जब देखते हैं तो उसमें कोई एरर नज़र आता है। अब हम एक्सेप्टेंस मोड में भी नहीं है। गलत फहमियों की एक मेन वजह यह भी है कि हम एक्सेप्टेंस मोड में नहीं होते, हम दूसरों की बात को सुनते नहीं हैं, लिसनिंग भी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल जो इक्वेशन है वो बिगड़ जाती है और फिर गलत फहमियों के क्लाउड्स बढ़ते जाते हैं। अब जितने ज़्यादा बढ़ेंगे आपको रियलिटी नज़र नहीं फिर वो आएगी, क्लाउड ऐसे ब्रस्ट होते हैं लग पता जाता है। वो फिर बिजली भी चमकती है, फिर वो सारा प्रोसेस होता है जैसे क्लाउड्स का होता है। सो हमने इन क्लाउड्स को रिमूव करना है ताकि हम रियलिटी तक जा सकेंगे। रियलिटी असल में कुछ और है, हमने उसको अपने खाके में कुछ और बनाया हुआ है। अच्छा, ये जो आपने अभी मेरे माइंड में एक चीज़ आई कि ये जो जुस्तजू आपने लिखी है, क्या इसमें किसी गलत फहमी का जिक्र हुआ है? जी बिल्कुल, इसमें जैसे खौफ की ऐनक है, इसी तरह गलत फहमियों की भी एक ऐनक होती है जो हम पहन लेते हैं, ओके। और हमें फिर वो गलत चीज़ें ही नज़र आती हैं, हम दुरुस्त चीज़ें देखना ही नहीं चाहते। और इसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है 3 बीमारियाँ। अब 3 बीमारियों में सबसे पहली बीमारी है कि मैं ठीक हूँ, मुझे सब पता है, यानी आप एक्सेप्टेंस में नहीं है। और ये बीमारी का मैं भी शिकार रहा। जब हम इस बीमारी में थे तो हमें लगता था कि हम ही ठीक हैं, हम किसी की बात सुनते नहीं थे। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस तजर्बे से हमें कुछ बताना चाहता था तो हमें लगता था हम ठीक हैं। तो उस बिल्कुल, बीमारी का जिक्र इस किताब में है? जी बिल्कुल है, बिल्कुल है। यानी और हमें वो पता 3 चले। बीमारियों के नाम से एक चैप्टर है जिसमें हम बात करते हैं कि वो 3 बीमारियां को, तो उसमें पहली है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, ओके। मैं ही ठीक हूँ। और दूसरी बीमारी है कि मुझे सब पता है, मुझे तो सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। और सीखने की जब भी बात की जाती है तो हम इग्नोरेंस में चले जाते हैं, ये दूसरी बीमारी है। और तीसरी बीमारी है कि मेरा जो ईगो है वो बहुत एक्टिव हो जाती है कि मैं क्यों सीखूं, मैं अब एज के इस हिस्से में आ गया हूँ, और एक यंग बच्चा या एक ऐसा बंदा जिसका इतना तजर्बा नहीं है वो मुझे कह रहा है कि आपकी परसेप्शन गलत है, या वो मुझे बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं ठीक नहीं हूँ, या वो मुझे गाइड कर रहा है। तो ये 3 बीमारियां ऐसी हैं, ये जब एक्टिव होती हैं तो हमारी ग्रोथ रुक जाती है और हम फिर अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाते। और आगे बढ़ना सिर्फ फाइनेंशियल नहीं है, रिश्तों में भी आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। और रिश्तों में हम स्टक हो जाते हैं जब 3 बीमारियों का शिकार होते हैं, और हमारे रिश्ते फिर ग्रो नहीं करते। रिश्तों में फिर गैप आना शुरू हो जाता है। हम अदारों के अंदर कन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट पढ़ाते हैं और उसमें सबसे पहला लेसन यही है कि परसेप्शनल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है। बिकॉज एक मैनेजर अपनी टीम को कुछ कहता है और टीम उसको डिफरेंट परसीव करती है, और वो मैनेजर के बारे में ये ख्याल कर लेते हैं कि मैनेजर हमारा बहुत बुरा है,
और हमारा बॉस जो है वो तो कभी भी हमारी बात नहीं सुनता, जबकि वो खुद उसकी परसेप्शन को नहीं समझते कि वो जिस पोजीशन पे बैठा हुआ है उसके ऊपर जो प्रेशर है उसके अकॉर्डिंगली अगर उसने कोई बात किया तो हमने उसको अंडरस्टैंड करना है। और जब अंडरस्टैंडिंग का लेवल देखें, जो ट्रस्ट है ना, ट्रस्ट बातों से नहीं आता। ट्रस्ट इज अ बायोकेमिकल रिएक्शन जो आपके माइंड में होता है। और ये तब तक नहीं होता जब तक आपके माइंड के इनविजिबल क्यूज एक्टिव नहीं होते। और इनविजिबल क्यू जब एक्टिव होते हैं तो बिलोंगिंग क्यू एक्टिव होते हैं। बिलोंगिंग मीन कि आपके साथ में आके भी जब मैं बैठा, हमारी गुफ्तगू चल रही थी, अब हमारा बिलोंगिंग क्यू एक्टिव है। इट मीन कि आप मुझे जानती हैं, आपको पता है कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, उसके रिगार्डिंग आप क्वेश्चंस कर रही हैं। और अब ट्रस्ट का लेवल भी बिल्ट है, अब बायोकेमिकल रिएक्शंस माइंड में हो रहे हैं। हम लोग समझते हैं कि सिर्फ बातों से ट्रस्ट का लेवल बिल्ड होगा, जबकि बातों से कभी भी ट्रस्ट का लेवल बिल्ड नहीं होता। इसके लिए आपने एक हिस्ट्री क्रिएट करनी होती है, इसके लिए आपने वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग क्रिएट करनी होती है। और ये जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ट्रस्ट का लेवल हाई होता है, और फिर जो आपके रिश्ते हैं उसमें एक्सेप्टेंस आती है, फिर आपके रिश्तों में दूसरों को समझने का जज्बा आता है। अच्छा, तो एक और चीज़, आजकल पहले हम मिल बैठते थे, गैदरिंग होती थी एक दूसरे को, क्योंकि आप फेस एक्सप्रेशन आपको पता होता था कि ये बंदा बात गुस्से में कर रहा है, प्यार से कर रहा है, क्या इसका अंदाज है। अब वो चीज़ें आ गई हैं मैसेजेस पे, टाइप पे वो चीज़ें। और क्या ये जो मैसेजेस हैं, या अब एक फिजिकल मिल बैठना हम जो कम कर दिया मैसेजेस पे या सोशल मीडिया पे ज़्यादा हम हो गए, इससे भी रिश्तों में गलत फहमियाँ बढ़ी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना अगला बात कैसे कर रहा है, उसका मूड मिजाज क्या है। देखें, जो कम्युनिकेशन की साइंस है उसके अकॉर्डिंग 55% आपकी ना बॉडी लैंग्वेज बोलती है, आपके एक्सप्रेशन जो आपने भी बात की, और 38% आपकी वॉइस की टोनैलिटी है कि आप किस वॉइस में बात कर रहे हैं। अब जब आप मैसेज पे आ जाते हैं तो आपने अपनी जो रेशो है 7% पे ले आए। अब 7% पे एक्यूरेट मैसेज नहीं जा सकता, बिकॉज वो वर्ड्स हैं। अब लेट्स सपोज कि आपने किसी को मैसेज भेजा और वो ऑलरेडी एक सैड मेंटल स्टेट में है या वो एग्रेसिव मेंटल स्टेट में है, अब वो आपके मैसेज को भी एग्रेसिव लेगा, बिकॉज उसको इमोशंस तो आपने दिए नहीं, उसको आपने सिर्फ वर्ड्स दिए हैं। अब वो जिस फ्रेम में है उसी फ्रेम के अकॉर्डिंग उसने आपके वर्ड्स को परसीव किया, अपना खाका बिल्ड कर लिया, और उसने कहा कि अच्छा आपने मुझे ये बात की थी, जबकि आपकी इंटेंशन थॉरली वैसी नहीं थी, बिकॉज आपने एक्सप्रेशन ट्रांसफर नहीं किया। अच्छा, ये समटाइम लिटरली ये मेरे साथ भी होता है। एग्जैक्टली कि मैंने बाज़ दफ़ा मूड ठीक नहीं होता, किसी का मैसेज आ गया तो आगे अच्छा तो इस तरह रूड होकर जवाब देंगे, महेश ऐसी बात नहीं है, तो मतलब मेरा तो कोई ऐसा वो मकसद नहीं है, तो बड़ा नॉर्मली वो बात करो। लेकिन उससे पहले क्योंकि मेरा मूड ख़राब होता है तो मुझे वो मैसेज भी ट्रिगर कर रहे होते हैं, बिकॉज देखें जो हमारी माइंड स्टेट है ना, वैसा ही हमें मैसेज मिलेगा। अब वर्ड्स तो सेम है, लेकिन हमारे इमोशन उस लम्हे कुछ और थे। अब जैसे इमोशन है, हमने वो मैसेज वैसे ही परसीव किया, हमने वैसे ही अपना मैप बिल्ड किया, और उसी की अकॉर्डिंगली हमने फिर रिएक्ट करना शुरू किया या रिस्पॉन्ड किया, वट। सो इसलिए जो मिल बैठना है, फिजिकल इंटरेक्शन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 55% आपके एक्सप्रेशन ट्रांसफर हो रहे हैं, और एक्सप्रेशन जितने स्ट्रांग होंगे आपका मैसेज उतना क्लियर होगा। और यूजुअली मैं मीटिंग्स के लिए जब जाता हूँ तो टीम कहती है सर ऑनलाइन मीटिंग अरेंज कर देते हैं, तो मैंने कहता नो, ऑनलाइन मीटिंग में आप वो एक्सप्रेशन ट्रांसफर नहीं कर सकते, वो एनर्जी ट्रांसफर नहीं कर सकते। और अगर हम बिजनेस की बात करें तो 90% सक्सेस रेशो तब है जब हम फिजिकल मीटिंग में हैं, बिकॉज अपने आइडिया को आप एक्सप्रेस करते हैं। अब एक्सप्रेशन से वो जो केमिकल है ना ट्रस्ट का, को आप देख रहे हैं, आप उसके मूड को, आई कांटेक्ट को, बॉडी लैंग्वेज को, तब जाके वो जो 2% है उसके माइंड में वो बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, अब वो ट्रस्ट का लेवल बिल्ड होना शुरू हुआ। जबकि ऑनलाइन में उसने परसीव ही नहीं किया, एक कम्युनिकेशन हो रही है और एक मेन एक्सप्रेशन वाला जो आपका लेवल है फोकस नहीं है, वो आपका मिस हो जाता है। सो इसीलिए जो 1-on-1 कन्वर्सेशंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं रिश्तों में। कौन से रिश्ते आप समझते हैं आजकल, चूँकि आप एक बेटे भी हैं, भाई भी हैं, शौहर भी हैं, बाप भी हैं, कलीग भी हैं, दोस्त भी हैं, हर रिश्ते में आप जो हैं वो माशाल्लाह हमें देखने को मिलते हैं, चूँकि आपका एक्सपीरियंस भी है। तो आप सोसाइटी में राइट नाउ क्या देख रहे हैं कि कौन से हमारे खूबसूरत रिश्ते जो ना वो ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, जिनमें ये गलत फहमियाँ जो है ये दरारें ज़्यादा डाल रही हैं? देखिए, एक तो हमारा जो फैमिली टाइम है वो बहुत कम हो गया है, और फैमिली में भी यूजुअली जब हम बैठे होते हैं तो मोबाइल फ़ोन हमारे सामने होता है, हमने प्रोटोकॉल्स नहीं बनाए हुए, जिसकी वजह से फैमिली की बॉन्डिंग वीक होती जा रही है। और हमने कोई बात लाई कि मेरी छोटी बेटी अभी भी कहती है कि बाबा आप मुझसे बात करते मेरी तरफ देख क्यों नहीं रहे। अब यहाँ से मुझे एक लेसन मिलता है कि देखें मेरा जो बॉडी लैंग्वेज का इंट्रैक्शन है वो मिस है, ठीक है। सो सबसे पहले तो हमने फैमिली में अपना एक टाइम रखना है जिसमें हमने मोबाइल फ्री कन्वर्सेशन करनी है। अच्छा, ये फैमिली वाले आंसर को ना मद्देनजर रखते हुए मैं चाहूँगी कि एक स्ट्रॉन्ग सा आपका फैमिली के लिए या ओवरऑल सबके लिए पैगाम भी हो जाए।
देखिए फैमिली में सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपका क्वालिटी टाइम है, और यूजुअली क्वालिटी टाइम ही फैमिली को अंडरस्टैंड करने में आपको मदद देता है। जितना क्वालिटी का टाइम आप स्पेंड करेंगे, दूसरों को समझने की कोशिश करें। अमूमन जब आप घर जाते हैं, फीमेल एक अपनी माइंड स्टेट में होती है, उनका एक अपना प्रेशर सर्कल होता है, बहुत से काम कर रही होती हैं, हर चीज़ को देख रही होती हैं, तो उनको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग का लेवल चाहिए। जी, थैंक यू सो मच मेहताब साहब। यकीनन नाज़रीन, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बड़ी ज़रूरी है, तो गलत फहमियों से निकले और रिश्तों को, लोगों को, उनके मूड मिजाज को समझने की कोशिश करें, ताकि ये जो रिश्तों में दरारें आ रही हैं, फासले आ रहे हैं, इनको ख़त्म किया जा सके। इसका अगला टॉपिक हमारा बड़ा ही अहम है। आज 11 अगस्त है और कौमी योम अक़लियत के तौर पे आज के दिन को जो है वो मनाया जाता है, और पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का जो किरदार है उस पर हम बात करने जा रहे हैं। नाज़रीन, जब हम 11 अगस्त की बात करते हैं तो अगर हम पीछे जाएं तो 11 अगस्त 1947 को जो बाबाए कौम मोहम्मद अली जिन्ना ने जो एक असम्बली में एक तारीखी जो खिताब किया था वो हमारे सामने आता है, जिसमें उन्होंने एक ऐसा तस्वर पेश किया था पाकिस्तान का, जिसमें उन्होंने कहा था कि तमाम शहरी, चाहे वो किसी भी मज़हब से, यानी उनका कोई भी मज़हब हो, कोई भी अकीदा हो, किसी भी बरादरी से उनका ताल्लुक हो, कानून की नज़र में वो सब बराबर होंगे और उन्हें अपने मज़हब के ऊपर अमल करने की मुकम्मल तौर पर आज़ादी होगी। और इसके साथ साथ जब हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की की बात करते हैं तो अक़लियती बरादरों ने जो बरादरी हैं उन्होंने देखे तालीम के हवाले से, सेहत के हवाले से, बिज़नेस की बात की जाए या दिफा की बात की जाए या दीगर जो चीज़ें हैं, खेल की बात की जाए, कानूनी लिहाज से देखा जाए, जो समाजी खिदमात है उस लिहाज से देखा जाए, तो उनका एक नुमाया किरदार हमें देखने को मिलता है। तो कौमी यौम अक़लियत जो है वो यकीनन ये जो दिन है ये हमें ये बात याद दिलाता है कि मजबूत पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं, इसकी बुनियाद जो है वो हमें बाहमी एहतराम, मसावत और जो आइन की बालादस्ती है और कौमी यकजहती पर कायम रहने से ही मिल सकती है। तो इसी पे हम बात करेंगे कि आज जब हम देखते हैं अक़लियतों के किरदार को देखते हैं या मौजूदा चैलेंजेस जो हैं वो उन्हें क्या फेस करने पड़ रहे हैं और क्या एक ऐसा मुआशरा तश्कील दिया जा सकता है जो ये कायद ने फरमाया था अक़लियती बरादरी के हवाले से, या ओवरऑल उन्होंने जिस पाकिस्तान का जिक्र किया था कि इसमें रिश्वत नहीं होगी, इसमें सबके जानो माल की हिफाजत की जाएगी, इसमें मेरिट पे जो है वो काम होगा, सब इक्वल होंगे। और उन्होंने ये भी इवन कहा था कि सब जो मुसलमान है वो मुसलमान नहीं रहेंगे, और किस लिहाज से, इस्लामी यानी कि मज़हब के लिहाज से उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने एक मुआशरे, एक रियासत के लिहाज से कहा था कि आप एक ऐसे मुल्क के अंदर होंगे जहाँ पे तमाम मज़ाहिब के लोग वो इक्वल होंगे। लेकिन आज हम क्या देखते हैं, ज़रा इसी पे हम बात करेंगे और इस पर डिस्कशन के लिए हमारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी गैब्रियल सर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सर बताइएगा, कायदे आज़म की ये जो 11 अगस्त 1947 की तकरीर है, आपके नज़दीक ये आज या हमेशा हमें क्या पैगाम देती है? सबसे पहले तो मैं आपका और इंतज़ामिया सच टीवी का शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे मदऊ किया है। और दूसरी बात यह है कि आज का जो दिन है, जिसे यौम अक़लियत के तौर पे डिक्लेयर किया गया था 2009 में, तो अभी 17 साल इसको गुजर गए हैं। ये कौमी एक तौर पे डिक्लेयर किया गया दिन, तो 17 साल गुजर गए हैं। तो पहले तो हमें ये देखना है कि 17 सालों में इस दिन के मनाने का कोई हमें व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ दिस सेलिब्रेशन, या जो भी आप कह सकते हैं। दूसरी बात ये है कि इसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। 11 अगस्त की तकरीर को या 11 अगस्त के दिन को, देखिए कौमों की ज़िंदगी में कुछ दिन होते हैं जो बड़े दिन होते हैं ऐसे, और जैसे भी रिसेंट पास में हमने अशूरा का था दिन, तो वो जो में अशूरा एक बड़ा दिन था। अच्छा, काफ़ी सारे जो है वो, जैसे आपने कहा कि कौम जो है कौमों की ज़िंदगी में जो है वो दिन आते हैं, क्योंकि इस तरह बेशुमार दिन है। हम 11 अगस्त की बात करें, ये हमें, और सबसे बड़ा दिन हमारे लिए जो आज़ादी का दिन था यानी कि 14 अगस्त, और भी बेशुमार अगर हम देखें तो एक जो ख्वाब था इकबाल का, फिर जो कायद की जदोजहदी, बेशुमार हमें जो है वो चीज़ें देखने को मिलती है और हमें कभी भी उन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। जी जी, उसमें मैं इस जो बड़े दिन की बात कर रहा था कि ईद विलादतुल मसीह को भी यहाँ पे बड़े सगीर में बड़ा दिन कहा जाता है। तो इसी लिहाज से हम एक इस दिन को एक बड़ा दिन कह सकते हैं। क्यों बड़ा दिन है ये 11 अगस्त, क्यों बड़ा दिन है? बिकॉज जिस असम्बली ने, जो कि दस्तूर साज असम्बली थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना था जिसने, उसका ये पहला इजलास था।
और उस इजलास में जो फंडामेंटल्स थे उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के वो भी बयान किए जाने थे, सही। वो रवायात रखी जा रही थी। तो और दूसरी बात यह है कि जैसे मैंने भी कहा कि इसको हम 11 अगस्त को या कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तकरीर को हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते। बरसगीर की जो आज़ादी है या पाकिस्तान की जो आज़ादी है, ये एक तसलसल में हम इसको देखते हैं जो एक दस्तूरी जद्दोजहद के नतीजे में थी, और उसमें मुख्तलिफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, और 2009 में, फिर 19 में, और फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो लास्ट था। तो उसमें हर वक्त ये होता था कि इसमें कैसे इम्प्रूवमेंट की जा सकती है, और जो भी उस वक्त की लीडरशिप थी वो इस बात पे वो हमा वक्त जो है वो कोशिश करती रहती थी। और इसमें कायद आज़म ने जैसे हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की भी कोशिश की उन्होंने लखनऊ में जब इजलास हुआ था। उसके बाद फिर ये कि जो ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में के नतीजे में 1928 में जो नेहरू रिपोर्ट आई थी, जिसमें वो बताया गया था, और उसका एक नुक्ता नंबर 3 जो नेहरू रिपोर्ट का था कि जो मुस्तकबिल की रियासत यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन में, विद इन कॉन्स्टिट्यूशन जो शक्ल होगी उसमें रियासत का कोई मजहब नहीं होगा। ये नुक्ता नंबर 3 था नेहरू रिपोर्ट का। और हर औरत और हर मर्द को बराबर के हकूक हासिल होंगे। तो उसमें दीगर बातें भी थी। उसके जवाब में फिर कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के मशहूर 14 निकात जो हैं, अच्छा उस 14 निकात में जो है एक बात को हमें मद्देनजर रखना चाहिए कि मुसलमान उस वक्त मिनॉरिटी में थे, और कायद आज़म का सारा मुकदमा जो है वो मिनॉरिटी से मुतल्लक था, क्योंकि वो तो खुद मिनॉरिटीज़ में थे। और यही तो अप्रीहेंशन थी कि अगर ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जिसमें जो है अक़लियत को अक्सरियत का गलबा उस पर ना आ जाए। उसका एक्सपीरियंस फिर जब 1935 के एक्ट के तहत गवर्नमेंट्स बनी, 1939 की जो कांग्रेस की हुकूमतें बनी मुख्तलिफ सूबों में, तो वो काफ़ी सूरत हाल उसमें, और फिर जब वो हुकूमतें ख़त्म हुई तो यौम निजात भी मुस्लिम लीग ने मनाया। तो इस सारे सियाक़ो सुबाक़ में हमने देखना है कि जब अब उसमें हम देखते हैं 14 निकात में, तो 14 निकात में उसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो हैं वो अक़लियतों से मुतल्लक है, बिकॉज वो खुद मिनॉरिटी है मुसलमान। और उसमें ये भी कहा गया कि मुस्लिम मिनॉरिटी और जिन दूसरे भी रियासतों में या सूबों में या जो भी सिलसिला होगा, तो उसमें भी जो दीगर मिनॉरिटीज़ हैं, दीगर लोग हैं, उनके भी हुकूक का ख्याल किया जाएगा। तो बुनियादी तौर पर जो कायद आज़म का नुक्ता नज़र था या जो उनकी सारी जद्दोजहद थी, वो एक ऐसे निज़ाम की थी कि जिसमें हर किसी को आज़ादी होगी। अब एक आम जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी मजहबी आज़ादी होगी। नहीं, मजहबी आज़ादी तो एक चीज़ है ना, मजहबी आज़ादी तो अंग्रेज़ के दौर में भी थी मजहबी आज़ादी, वहाँ पे किसी को कोई ऐसा मामला तो नहीं था। और मैं आपको एक सिर्फ मिसाल देता हूँ कि अहमद खान साहब थे मियाँ वाली के, वो 1947 में वो सेशन जज दिल्ली थे, कैपिटल सिटी के, और दीगर लोग भी सारे उसमें ओहदों पे थे। वो तो थोड़े से लोग थे ना जो अंग्रेज़, तो बाकी तो ये हम लोग ही चला रहे थे। तो मजहबी आज़ादी तो एक नुक्ता है। अब हम ऑलवेज जब इस बात का जिक्र करते हैं तो हम इसको महदूद कर देते हैं मजहबी आज़ादी के साथ। हालांकि इंसान की मजहबी आज़ादी के साथ इंसान को दीगर ज़रूरियात भी हैं। उसके साथ आपकी समाजी आज़ादी भी होनी चाहिए, आपकी मुआशी आज़ादी भी होनी चाहिए, आपकी सियासी आज़ादी भी होनी चाहिए। उसमें जो कहा गया कि यानी कि जो शहरियों की जानो माल है उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, राइट्स का जो है उसके तहफ़्फ़ुज़ की बात की गई, फिर जो रिश्वत है, करप्शन है, जो इस तरह के जो सख्त हम देखते हैं कि और बेशुमार मौक़िफ़ हमें मिलते हैं, उस हवाले से बात की गई। फिर कानून की हुक्मरानी की बात की गई, इंसाफ की बात की गई, मेरिट पर मबनी जो रियासत है उसकी बात की गई, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो ये जो सारी चीज़ें, और फिर पाकिस्तान, ये जो ज़ात और नस्ल और मज़हब की जो हम बात करें, अब ये सारे नुकात जो है ये शामिल हैं। अब ज़रा मुझे मौजूदा दौर के साथ ज़रा ये बताइए कि कायद की ये तकरीर, ये तमाम नुकात और आज का पाकिस्तान। मैडम, मेरा ख्याल है आप कायद-ए-आज़म की तकरीर को पढ़ के आई हैं। मैंने तो किसी ज़माने में पढ़ा था, लेकिन उस तकरीर में ये है कि उस तकरीर में एक बड़ी जामे तकरीर है, और उसमें कायद-ए-आज़म ने कहा था कि जो दुश्मनी का कुल्हाड़ा है इसको हमें अब दफना देना चाहिए, अकरबा परवरी नहीं होनी चाहिए, रिश्वत सतानी नहीं होनी चाहिए। हाँ। सारी जो बातें जो कही हैं, अनफॉर्चुनेटली हम उस पर आज अमल नहीं करते। बिल्कुल ऐसे। तो ये है कि उसमें बड़ा एक ब्रॉडर पैकेज था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जी आप आज़ाद हैं अपने इबादत खानों में जाने के लिए। बिल्कुल ऐसे। तो स्टेट को किसी के मज़हब से, किसी के ज़ात से कोई तलक नहीं होता। अब उसमें यह है कि एक हम सिर्फ मज़हब के को लेते हैं, हालांकि उसमें देखिए मुख्तलिफ नस्ल लोग हैं यहाँ पे, और मुख्तलिफ कल्चर है, मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं, तो उसमें मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ हैं, तो इसमें वो सारी चीज़ों का अहाता करती है। उसको कायद-ए-आज़म ने ना सिर्फ ये कि ज़ुबानी कलामी बात की, बल्कि उन्होंने उसको प्रैक्टिकल अंदाज में उसको किया कि सबसे पहले तो जोगेंद्र नाथ मंडल जो थे वो एक दलित कम्युनिटी से तल्लुक़, उनके लीडर थे, और उन्होंने उनको वो उस पहले इजलास की सदारत उनको दी गई। ये एक बड़ा बात थी कि कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के मौजूदगी में या दूसरे अकाबरीन की मौजूदगी में आप जो सदारत दे रहे हैं असम्बली की, वो एक दलित को, जो कि बिल्कुल एक डाउन ट्रोडन कम्युनिटी है, और वो बड़े लीडर थे। उनके जो उनकी जमात थी, उन्होंने मशरक़ी पाकिस्तान उस वक्त के जो बंगाल में जब राय शुमारी हुई तो उनकी 17 सीटें थी, उन्होंने पाकिस्तान की हमायत की, और उसके बाद उनको लेबर का मिनिस्टर, और बाद में उसमें उनको पहली कैबिनेट में लेबर का और कानून का मिनिस्टर बनाया कि आने वाला जो कानून है वो उसको बनाने के लिए एक हिंदू को मुकर्रर किया गया। और कायद-ए-आज़म ने की फरमाइश पे जोगेंद्र नाथ मंडल ने उसने तराना जो है वो भी एक हिंदू से लिखवाया गया। इसी तरह ये जो फर्स्ट हमारा तराना था, और फिर उसमें आप ये देखते हैं कि अब उस अच्छा, मज़ीद हम कुछ चीज़ें भी देखते हैं जिसमें आपने तराने का ज़िक्र किया है, और मज़ीद कुछ चीज़ें हमें पाकिस्तान की कौमी तरक्की के साथ जो है वो लेके देखने को मिलती है। मैं आपसे ये मज़ीद जानना चाहूँगी कि पाकिस्तान के आइन के अंदर जो अक़लीतों को एक बुनियादी राइट्स जो हैं वो दिए गए थे, क्योंकि हम अगर तारीख़ अगर डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे, ऑब्वियसली टाइम हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, तो मैं चाहूँगी कि ज़रा सीधा हम चीज़ों पर बात कर लें कि जो हमें 11 अगस्त की स्पीच के अंदर जो चीज़ें हमें नज़र आई, जिसमें मज़ाहिब की बात है, दीगर मैंने चीज़ों का जिक्र किया, जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है, तमाम तर राइट्स हैं, यानी कि वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो उसकी राइट्स की बात की गई, फिर ये रिश्वत से जो है वो मना किया गया, फिर मेरिट पे काम करने की जो है वो ये चीज़ पेशकश की गई। तो क्या ये ओवरऑल जो विज़न था इस स्पीच के अंदर, जो हमें कायद की एक जो विज़न नज़र आया था, क्या आज हम अपने नौजवान नस्ल को इस विज़न के बारे में आगाह कर रहे हैं? मैडम, इसमें अभी एक हमारे बहुत मोहतरम लीडर ने रिसेंट पास्ट में कहा कि हमें रियासत के साथ वफादार होना ज़रूरी है, जो आर्टिकल 5 है, और रियासत के साथ वफादारी और कानून और आइन का एहतराम। तो लेकिन उससे पहले हमें ये कॉन्सेप्ट है किसी का, हमें उससे पहले ये देखना है कि जो करारदाद मकासद ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास हुई थी 1949 में, वो क्या कहती है, वो हुकूक की बात करती है, ठीक है, जो कि अब 8वीं तरमीम के बाद वो सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। तो उसमें पहले हमने उसको देखना है, ये तो आर्टिकल 5 से पहले की बात हो रही है ना। फिर आर्टिकल 3 है जिसमें ये कहा गया है कि रियासत की जिम्मेदारी है कि वो हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी, वो तमाम मेयर्स, वो तमाम स्टेप्स लेगी
कि हर किस्म का ऑल काइंड एंड ऑल इन ऑल मैनिफेस्टेशंस जो इसके इस्तेसाल की सूरतें हैं किसी भी सूरत में, उसको ख़त्म करने का रियासत पाबंद है और ज़िम्मेदार है। ये आर्टिकल 3। और फिर आर्टिकल 4 जो है वो कहता है कि हर एक को उसकी मेहनत के मुताबिक और उसकी जो है वो मिलेगा, मुआवजा मिलेगा उसका, और कानून के मुताबिक वो उसको बराबर के हकूक होंगे। तो ये अगर हम इस बात को देखें तो ये 5 से पहले हैं। और मुझे ये बात कहने में कोई आर नहीं है कि हमने तो बचपन में जहाँ पे भी पढ़ा, मैं पॉलिटिकल साइंस में भी मैंने एमए किया है, nice. और लॉ तो बहरहाल मेरा सब्जेक्ट है। और उसके अलावा जब हम स्विक्स भी पढ़ते थे वो स्कूल के ज़माने में, तो हमेशा बात होती है हकूक और फ़राइज़ की। Obviously. कभी ऐसा नहीं हुआ कि जब आप कहें कि फ़राइज़ और हकूक, ये तो ऐसी मैंने ऐसे ही है। पहली बार मैंने रिसेंट पास्ट में ये बात सुनी है कि आपने पहले फ़राइज़ अदा करेंगे तो फिर आपको हकूक मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी का जो हमारी एलीट क्लास है, या जिसको आप एस्टेब्लिशमेंट भी कहते हैं, कि वो जो उस पर हमें अपना फोकस उनका है फ़राइज़ पे, हकूक पे नहीं है। तो ये बड़ी उन्होंने उसी बड़ी शख्सियत ने ये कहा कि ये आर्टिकल 8 तो बाद में आता है, पहले तो आर्टिकल 5 आता है। तो आर्टिकल 8 से लेके आर्टिकल 28 तक फंडामेंटल राइट्स है, बुनियादी इंसानी हकूक है, ठीक है। हाँ। लेकिन 5 से पहले, जैसे मैंने जिक्र किया कि 5 से पहले जो है वो प्रेम्बल भी आता है, 5 से पहले आर्टिकल 3 भी आता है, आर्टिकल 4 भी आता है। ब्रेक के बाद जरा हम इस पे बात करते हैं। आप देख रहे हैं सच सवेरा, आज 11 अगस्त है और आज के दिन को जो है वो कौमी यौम अक़लियत के तौर पे जो है वो याद किया जाता है, मनाया जाता है कि पाकिस्तान की तरक्की में अक़लियतों का क्या किरदार है। क्योंकि जब हम 11 अगस्त 1947 की जब हम स्पीच सुनते हैं जिन्ना की, तो उस पर वाज़े तौर पे जो है वो उन्होंने अक़लियतों का जिक्र किया, उनके राइट्स का जिक्र किया। तो क्या आज जो उनका विज़न था, जो उनकी वो स्पीच थी, क्या उस पर हम अमल किए हुए हैं, क्या उसको हम समझ रहे हैं, क्या अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को उनकी स्पीच के बारे में जो है वो हम आगाह करते हैं, बताते हैं कि उन्होंने 11 अगस्त की स्पीच में क्या कहा था। इसी पे हम बात करें। गैब्रियल साहब हमारे साथ है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाह रही थी कि जो पूरा विज़न था जना का, जो एक स्पीच के अंदर हमने देखा कि उसमें उन्होंने किसी एक मज़ाहिब की बात नहीं की, सबकी बात की कि सब जो है वो बराबर होंगे। वो हकूक़ व फ़राइज़ का जो आप भी जिक्र कर रहे थे, वही यकीनन उन्होंने उस पर इसकी तरफ हमारे तवज्जो दिलाई। तो क्या इस विज़न को, क्योंकि तालीमी इदारों का बड़ा अहम रोल होता है कि या तो बच्चे घर से, पेरेंट्स से सीख रहे होते हैं, या उसके बाद वो अपने तालीमी इदारों से सीखते हैं कि पाकिस्तान कैसे बना, इसके जद्दोजहद कैसे, इसमें किन किन शख्सियात का एक अहम रोल था, कितनी कुर्बानियाँ हमें पेश की गई, जना ने इस बारे में क्या कहा, हमें किस तरह से ये मुल्क मिला है और हमें कैसे फिर आगे इसको लेके चलना है। तो ये सारा, इस सारे विज़न को क्लियर करने में हमारे तालीमी इदारे क्या रोल प्ले कर रहे हैं? क्या वो बता रहे हैं बच्चों को, इस विज़न को क्लियर करवा रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ अपनी दुकान चमकाने में लगे हुए कि नंबर अच्छे आने चाहिए बस? ये जो आपने आखिर में बात की दुकान चमकाने वाली, ये शायद पहले है नंबर पे है कि अनफॉर्चुनेटली अब पूरी की पूरी हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो कमर्शलाइज्ड हो गया है, और ये एक बड़ा डायलेमा है। वेरी अनफॉर्चुनेट, यस, वेरी अनफॉर्चुनेट है। और वही बात के पोजीशंस लेने पे चले गए हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि हमारे सिलेबस जो है आज तक वो मकासद पूरे नहीं कर रहा है जो कि उस सिलेबस में होने चाहिए। और तीसरी बात यह कि हमें बच्चों को वो सारी बातें बतानी चाहिए, और जो हमारे कौम के जो मुख्तलिफ एंटिटीज़ हैं उनके मुतल्लिक भी बताना चाहिए। जद्दोजहद में किसी एक कम्युनिटी ने हिस्सा नहीं लिया, बल्कि जद्दोजहद में तमाम कम्युनिटीज़, तमाम लोग उसमें शामिल थे। ऐसे तो पाकिस्तान के उसूल में किसी न किसी शक्ल में अब उसकी अगर वास्ट पैमाने पे अगर हिजरत हुई थी, या फसादात में मुसलमानों की जानें ज़ाया हुई थी, शहीद हुए थे बहुत से लोग, ये एक फैक्टर ज़रूर है। लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरी कम्युनिटीज़ थी उनकी अपनी एक किरदार था। ऐसे तो जहाँ पे हमें उन बातों को उजागर करने की ज़रूरत है, वहाँ पे हमें दूसरी कम्युनिटीज़ की बातों को भी उजागर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे। जब वो लोग आए जो ज़ख्मी थे, जो बीमार थे, उनकी खिदमत किसने की? उनकी खिदमत गैर मुस्लिम ने की। और इसी तरीके से मिसाल के तौर पे
अब हिजरत दो तरह से हुई। हिजरत एक तो वो हिजरत हुई जो कि इस तरीके से मास हिजरत हुई। दूसरी हिजरत ऐसे हुई कि जितने गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ थे हर शोबे के, उनको ये ऑप्शन दिया गया कि आप जिस भी मुल्क में जाना चाहते हैं तो चले जाएं। जा सकते हैं। हाँ। तो अब मुख्तलिफ मुल्कों के लोग थे, और बल्कि श्रीलंका के भी लोग थे उसमें दीगर मेरे अपने अजीज़ भी श्रीलंका से उनका तलक था, एयरफोर्स में थे। सही। तो लोगों ने हिजरत की। उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको देता हूँ कि चीफ जस्टिस AR कार्निलियस साहब का तौल्लुक इस मौजूदा पाकिस्तान से नहीं था, ना ही मशरकी पाकिस्तान से था, साबका मशरकी पाकिस्तान से था। उनका तौल्लुक जो था इंडिया के दूसरे हिस्से से था, लेकिन उन्होंने ऑप्शन की कि मैं रियासत पाकिस्तान के साथ जाऊंगा। इसी तरह दीगर लोगों ने भी की। तो घर बार तो उन्होंने भी छोड़े ना। फौज में जो लोग थे, पुलिस में जो लोग थे, रेलवेज में थे, हर महकमे में थे लोग, वो सब ने अपने घर बार को छोड़ा और हिजरत की। अब मिसाल के तौर पे जम्मू 5 किलोमीटर के फासले पे है सियालकोट से तकरीबन, बिल्कुल साथ साथ ही है बॉर्डर, उसका हर तरफ से लगता है। तो सियालकोट का जो डिस्ट्रिक्ट क्या है या गुजरांवाला का, उसमें मसीही आबादी बहुत है। अब उनके बहुत से लोग जम्मू में थे, कश्मीर में थे, आधा ख़ानदान उधर था, आधा ख़ानदान उधर था। तो वो भी उसमें सारे, तो सफरिंग जो है वो हर ये कहना है कि सिर्फ उसमें किसी एक कम्युनिटी की सफरिंग हुई है या किसी एक खानदान एक कम्युनिटी ने उसमें वो किरदार अदा किया। जब कोयटा म्यूनसिपैलिटी का जून में रायशुमारी हुई, शाही जिरगा, बलूचिस्तान के शाही जिरगा और कोयटा म्यूनसिपैलिटी का, जब वहाँ पे रायशुमारी हुई तो जो उसके नॉन मुस्लिम मेंबर्स थे, पारसी थे उनमें, और रुस्तम सिद्धवा साहब हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं, उनके वालिद थे, और इस तरह और 2-3 लोग थे जो कि उसमें गैर मुस्लिम थे। उन्होंने यूनानिमस बलूचिस्तान में हुआ जी। इसी तरीके से अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में SP सिंघा साहब जो थे वो पंजाब यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार भी रहे बड़े अरसे, और SP सिंघा साहब जो थे मुतहिदा पंजाब असम्बली के वो स्पीकर थे। और उस वक्त यहाँ पे हुकूमत मुस्लिम लीग की तो नहीं थी हुकूमत, लेकिन यूनियनिस्ट पार्टी की हुकूमत थी जो कि पाकिस्तान मुखालिफ थे उस वक्त। बाद में तो फिर जब पाकिस्तान एक हकीकत बन गया तो सारे पाकिस्तान के साथ शामिल हो गए। तो सिंघा साहब एक ऐसी कैपेसिटी में थे जो कि बहुत ज़्यादा वो उसको फैसिलिटेट कर सकते थे, इस सारे मामले को उन्होंने किया। और उनकी खिदमात को अगर आप इस चैप्टर से निकाल दें तो फिर ये चैप्टर मुकम्मल नहीं होगा, ज़्यादती होगी ऑब्वियसली। और 4 उसमें मेंबर्स थे जो मसीह कम्युनिटी से थे। यहाँ पे पंजाब में उसमें दूसरे हिंदू कम्युनिटी के, यानी अगर ओवरऑल हम तारीख उठा के देखें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी सूरत में अक़लीती बरादरी का किरदार रोल हमें नजर आता है। लाज़मी बात है, उसके बगैर ये मुमकिन ही नहीं था। ना पंजाब बन सकता था, आपके साथ आ सकता था, और इसी तरीके से शायद और भी। तो अब देखें ना, ये जो सारी चीज़ें हैं ये आज अपने बच्चों को, नौजवानों को बताने की ज़रूरत है कि वो सिर्फ किसी अक़लियत का नाम सुनते वो मुंह ना चढ़ाएं, वो बल्कि उनके साथ एक लगाव, एक प्यार मोहब्बत का वो एक रिश्ता होना चाहिए। आज अगर मौजूदा दौर की बात करूं तो अक़लियती बरादरी को किन अहम मसाइल या चैलेंजेस का सामना है? मैडम, जितनी मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि जो हमारे इस 11 अगस्त की जो प्रिंसिपल्स ले डाउन किए गए थे, मुस्तकबिल के कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल ले डाउन किए गए थे, और वो एक उसको हम आइसोलेशन में नहीं देख सकते, उसको हम पूरे सियाक़-ओ-सबाक़ में देखना पड़ेगा उस सारी बातों को। अब हमने कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जब 14 निकात देते हैं तो वो कहते हैं कि सिंध को बॉम्बे से अलग किया जाए। NWFP का जो है वो स्टेटस ज़्यादा करने के लिए सूबे का डिक्लेयर, इस तरह बलूचिस्तान के हवाले से, इस तरह वो मरकज़ी लेजिस्लेटिव असम्बली में वो कहते हैं कि 1/3 सीटें दी जाए, जुदागाना भी दी जाए। और तो ये जुदागाना का जो असूल है, जुदागाना इंतखाब का जो असूल है, ये अगर उस वक्त ठीक था तो आज भी ये
ठीक है, क्योंकि उसी तनाजुर में हमने सारी चीज़ों को देखना है। ऑब्वियसली। और इसमें अब जैसे इस वक्त सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि आपका जो आइन शुरू होता है वो कहते हैं वी द पीपल ऑफ पाकिस्तान हेयर बाई हम ये आइन दे रहे हैं, ठीक है। और जो इक़्तिदार आला है वो अल्लाह को वाजिब है, सिर्फ सॉवरेंटी बिलोंग्स टू अल्लाह अलमाइटी, लेकिन वो सॉवरेंटी जो है थ्रू द चोजन रिप्रेजेंटेटिव होगी एक्सरसाइज। अब जो एक ट्रस्ट के तौर पे, तो अब चोजन रिप्रेजेंटेटिव में अक़लियत का तो चोजन रिप्रेजेंटेटिव नहीं है कोई भी, ठीक है। इसको हमें इस पे रिवाइज करने की ज़रूरत है। हमें खाली ये दिन मनाना और कोई तकरीब करना और केक काटना और बस उसके बाद ख़त्म। 17 साल में कुछ भी नहीं हुआ। मैं समझता हूँ सिर्फ ये एक दिन है, बस मना लिया और ख़त्म हो गया। तो क्या समझते हैं इसमें, अगर हम इस पे सोचें, देखिए 11 अगस्त 1947 से लेकर आए, देखिए 79 ईयर्स जो है वो होने को हैं, फिर इसको मज़ीद जो है वो डिक्लेयर किए हुए भी 17 साल जो है वो इस दिन को हो गए हैं। तो इन तमाम मसाइल के हल के लिए अगर मैं रियासत की बात करूँ, माशरे की बात करूँ या हर एक आम शहरी की बात करूँ, वो क्या रोल प्ले कर सकता है? रोल्स प्ले करने के साथ साथ सबसे पहले तो ये है कि रियासत माँ का सलूक करे तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के साथ। बिल्कुल ऐसे। ये तो हम सुनते भी कि रियासत माँ की तरह होती है, तो माँ हाँ, को तो चाहिए वो सब बच्चों को एक जैसा ट्रीट करे। और ये तो पहले बुनियादी बिल्कुल ऐसे ही। अब ये है कि जब बांग्लादेश हमसे अलग हुआ था तो इस पाकिस्तान की जो थी आबादी वो 3 करोड़ की थी, और अब अभी हम 25-26 करोड़ है। और जो पाकिस्तान में, ये मौजूदा पाकिस्तान में जो ख़ासकर मसीही अक़लियत की जो आबादी थी वो ज़्यादा थी हिंदुओं से। अब कोई ऐसी बात तो नहीं हुई कि कोई मास हिजरत हुई है, कोई बड़े पैमाने पे कोई हिजरत हुई है हिंदुओं की कि उनकी तादाद बढ़ गई है, ठीक है। या खुदा न खास्ता मसीही कौम की जो हैं बच्चियाँ, जो औरतें, वो शायद बांझ है, शायद कि वो आबादी पैदा नहीं कर रही। 8 से 10 लाख 8 से 10 लाख की आबादी, 10 लाख की आबादी से ज़्यादा, बल्कि वो उसको मरदमशुमारी में कम कर दिया गया। हिंदुओं की आबादी को ज़्यादा कर दिया गया, क्रिश्चियंस की आबादी को कम कर दिया गया। अब इस मरदमशुमारी पे स्टैटिस्टिक्स, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की जो है, हमें नहीं, सबको इतराज़ है। ये अगर हम कहें कि हमें इतराज़ है तो नहीं, वो तो सबको इतराज़ है, हमको भी है, सब लोगों को इतराज़ है, और हमें भी इतराज़ है कि आपने देखिए जेनोसाइड 2 तरह से होता है। हम बात तो करते हैं कि गजा में जेनोसाइड हो रहा है या किसी और जगह जेनोसाइड हो रहा है, कश्मीर में हो रहा है, हेल्थ कश्मीर में हो रहा है, तो ये भी एक जेनोसाइड की किस्म है कि आप 10 लाख रुपए आबादी को 10 लाख बंदों को गायब कर दें, आदादशुमार में 10 लाख बंदों को गायब कर दें। और दूसरी बात मैडम जो इसमें बड़ी अहम है, आज के दिन के हवाले से हमें अपने रवैयों पे नज़रसानी करने की ज़रूरत है। हमें एक नया सोशल पैक्ट जो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो बिटवीन दी कम्युनिटीज़ करने की ज़रूरत है, स्पेशली विद द मिनॉरिटीज़। कि देखें, बात यह है कि 85 में जो असम्बली ने 8वीं तरमीम पास की थी, जो जनरल ज़िया-उल हक ने जो इक़दाम किए थे, उसकी 8वीं तरमीम जो 85 में वो हुई थी, उस वक्त 10 सीटें रखी गई थी मिनॉरिटीज़ की, जो आज भी 10 सीटें हैं। वो कहाँ से कहाँ चली गई, दूसरी सीटें कहाँ से कहाँ चली गई, और यकीनन चूँकि आबादी जो बढ़ गई। अच्छा गैब्रियल साहब, हमें चूँकि ब्रेक की जाना है, तो मैं चाहूँगी कि आप मुल्क के नौजवानों के लिए एक पैगाम ज़रूर दें। जी मैडम, मुल्क के नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि आप उम्मीद का दामन ना छोड़ें, और यही पैगाम है कि पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख, और नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी किश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी बिल्कुल जी। बहुत शुक्रिया गैब्रियल साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, यकीनन जब हम 11 अगस्त जना की वो स्पीच
पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हमें बहुत सारी, बल्कि हमें किस तरह से पाकिस्तान के अंदर रहना चाहिए, हमारा क्या रोल होना चाहिए, वाज़े नज़र आता है। तो यकीनन हमें आज स्पीच को पढ़ना चाहिए, न सिर्फ पढ़ना चाहिए बल्कि उस पर हर शहरी को, हर इदारे को उस पर अमल भी करना चाहिए, तभी एक कामयाब, एक मजबूत मुआशरा जो है वो हम तश्कील दे सकते हैं। आज का अगला टॉपिक आपकी हेल्थ के हवाले से, क्योंकि आपको पता है आज ट्यूसडे है और एवरी ट्यूसडे हम कोशिश करते हैं कि आपकी हेल्थ के हवाले से डिस्कस किया जाए। टॉपिक क्या है डिटेल में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक स्टोरी जो है वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं। और ये स्टोरी है मेमोरी चिप के हवाले से, जो कि अमेरिका की जो टेक्नोलॉजी कंपनी है एप्पल, उन्होंने चाइना से मेमोरी चिप लेने पर वो गौर कर रहे हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में तेज़ी के बायस मेमोरी चिप्स की जो आलमी किल्लत है उसने टेक्नोलॉजी कंपनी को मुतबादल ज़रिया तलाश करने पर मजबूर कर दिया है। और इस सिलसिले में एप्पल ने चाइना के बड़ी मेमोरी चिप साज कंपनी चांगशन मेमोरी टेक्नोलॉजीज़ के चिप्स अपने आईफोन और मैकबॉक्स में मुख्तलिफ जो मसनूआत हैं उसमें आजमाना शुरू कर दी हैं। बिल्कुल, और अमरीकी अखबार के मुताबिक जो है, यानी कि जो इन्होंने रिपोर्ट पेश की, उसने चाइनी कंपनी से मेमोरी चिप की फराहमी के हवाले से इब्तदाई बातचीत भी की है, जबकि इम्कान है कि इन चिप्स को चाइना में फ़रोख्त होने वाले बाज़ मसनूआत में भी इस्तेमाल किया जाएगा। मज़ीद रिपोर्ट में जो है वो बताया गया है कि चांगशन मेमोरी टेक्नोलॉजी जो है उनकी मार्केट की वैल्यू के लिहाज से अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी चिप साज कंपनी है, जो अपनी पैदावार बढ़ाने के लिए बीजिंग में दूसरे मेमोरी चिप प्लांट कायम करने पर भी गौर कर रही है। और ये अब बड़ी दिलचस्प न्यूज़ है कि हम जो है वो एप्पल पैड लेते हैं, एप्पल फ़ोन लेते हैं और हमें होता है कि भाई ये तो अथेंटिक एक एप्पल कंपनी ने बनाया, लेकिन अब उसके अंदर जो मेमोरी चिप लगेगी अब उस पर गौर करना पड़ेगा कि वो चाइना की लगने वाली है, जिस पे हम अक्सर कहते हैं कि अच्छा मेड इन चाइना हम क्यों लें। तो अब आपको ज़रा इस पर भी सोचना पड़ सकता है कि अब जो आप चीज़ लेंगे, जो भी आप एप्पल फ़ोन लेंगे या एप्पल पैड लेंगे, उसके अंदर जो मेमोरी चिप है वो चाइना की हो सकती है। लेकिन चाइनी चीज़ें जो हैं वो इतनी भी ख़राब या बेकार नहीं होती। इसका जो प्रैक्टिकल एक सूरत है वो आपने मार्का हक में देखी कि जो हमने वहाँ से तैयारे लिए होते, कैसे उन्होंने दुश्मन को जो है वो दौड़ा दौड़ा के मारा था। तो इसलिए चाइना पे, उनकी चीज़ों पे, उनकी मसनूआत पे आप भरोसा कर सकते हैं और कम प्राइस में होती हैं, अच्छी चीज़ें होती हैं। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, एक न्यूज़ थी, हमने सोचा आपके साथ हम शेयर करें। अब हम आते हैं टॉपिक की तरफ, जो आपकी हेल्थ के हवाले से मौजू है, जिसमें हम बात करने वाले हैं यूरिक एसिड। और जो आजकल हम देख रहे हैं किडनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही है। नाज़रीन, जब यूरिक एसिड बढ़ जाने का हम मामला देखते हैं तो इसको आमतौर पर एक, यानी कि ये एक ऐसा मसला बनता जा रहा है जिसमें हमें बाज़ दफ़ा बहुत सारे लोग जो हैं वो फोकस ही नहीं करते, यानी जानते नहीं हैं कि उन्हें यूरिक एसिड का प्रॉब्लम है, यानी कि वो इस चीज़ को लाइट ले रहे होते हैं या नीमकीम और ये डिफरेंट दवाइयाँ हो, सेल्फ मेडिकेशन, इस पे आ जाते हैं। देखिए, जोड़ों की दर्द की बात की जाए या आपकी जो सेहत है मुतासर होना, आप जो बड़े वो लेज़ी हो जाते हैं बॉडी में, आपके वो जान, वो ताकत, वो एनर्जी जो है वो नहीं रहती है। और इसके अलावा खून में यूरिक एसिड की जो तादाद की मकदार है, यानी बाज़ अफराद में गुर्दों की ये जो पत्थरी, हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं कि गुर्दे में पत्थरी हो गई। इसके अलावा जो गुर्दे जो काम करते हैं, जो उनकी कारकर्दगी, जो परफॉर्मेंस है वो सुस्त होने लग जाती है और दीगर कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ज़रा डिटेल में डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि यूरिक एसिड बढ़ता क्यों है, ये है क्या और ये क्यों बढ़ जाता है। और जैसे अलामात की बात की जाए तो क्या इसके कोई सिम्टम्स भी हैं कि बंदे को पता चल जाए कि मुझे यूरिक एसिड का प्रॉब्लम हो रहा है, मेरी किडनीज जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो गई हैं, या मुझे कौन सी दवाई खानी है, कौन सी नहीं खानी, कौन सी खुराक का मुझे इस्तेमाल करना है, कैसे मुझे अपनी केयर करनी है। क्योंकि हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, ये बड़ा मैटर करता है। आजकल हम कौन सी ऐसी बीमारी है जो हमारे घर में नहीं है, किसी बच्चे को, बड़े बुजुर्ग, नौजवान, मतलब ख़वातीन, मर्द, किसी ना किसी को कोई ना कोई बीमारी तो ज़रूर है। तो ज़रा डिटेल में इस मसले पे बात कर लेते हैं और इस पर डिस्कशन के लिए डॉक्टर साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, कौन सी ऐसी बीमारी जो हमारे घरों में नहीं है, और ये यूरिक एसिड ज़रा बताइए कि पहले कि ये है क्या और ये क्यों जो ये इशू है ये हम देख रहे हैं कि बढ़ता जा रहा है। जैसे शुगर की बात करें वो भी कॉमन हो चुकी है, दिल की बीमारियां हैं वो भी कॉमन हो चुकी है, ब्लड प्रेशर है वो भी कॉमन हो चुका है, और साथ अब ये यूरिक एसिड भी आ गया। जी, अनफॉर्चुनेट में भी जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे बीमारियां बढ़ती चली जा रही हैं। उन्होंने भी तरक्की कर ली। जितने 7 स्टार आपके हॉस्पिटल्स बन रहे हैं उतनी बीमारियां ज़्यादा होती जा रही हैं। लोग अपना ट्रीटमेंट ही नहीं करवा पा रहे, ठीक है। वहाँ पे आपको रूम जो है वो 7 स्टार की सहूलतों के साथ आपको मिलता है, ठीक है। अभी एक मैं पोस्ट पढ़ रहा था तो उसमें बाबा जी थे कोई 80 साल के, उसी हॉस्पिटल, नामी ग्रामी इस्लामाबाद का हॉस्पिटल है, उसी में एक डॉक्टर कह रहा है जी कि इनके दिल का ऑपरेशन नहीं हो सकता बाईपास। अच्छा। दूसरा कह रहा है कि मैं कर देता हूँ, उसने कर दिया।
उसने कर दिया तो बाबा जी दूसरे दिन फोत हो गए। ओए होए होए। अब इतनी एज में आप नहीं कर सकते, यस। ठीक है जी। इसके कोई एक डॉक्टर कह रहा है कि नहीं हो सकता, दूसरे ने कर दिया। देखिए मेडिकल की भी जी। कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं इसकी। और एक हफ्ते का बिल था 14 लाख रुपए, ठीक है जी। तो वो उन्होंने 13 लाख रुपए पहले ही जमा करा दिया हुआ था। अब दूसरे दिन ही बाबा जी की डेथ हो गई। उन्होंने कहा जी डेड बॉडी तब मिलेगी जब 1 लाख रुपए आप डिपॉजिट कराएंगे। अब वो केस चला गया अदालत इंसानियत में। का कत्ल। वो केस चला गया अदालत में, ठीक है जी। कि जब बाबा जी 2 दिन में बेचारे चले गए हैं तो 8 दिन का आपने जो बिल लिया हुआ उसमें से उन्हें वापस करें कि आप 1 लाख रुपए और मांग रहे हैं। और मांग रहे हैं। और उस डॉक्टर पे भी सू करना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ अनफॉर्चुनेट ये मतलब इंसानी उसमें जिंदगियों से उसमें एथिक नहीं पड़ा। मतलब एथिक्स से ये है कि आपके ही हॉस्पिटल का एक जो है वो स्पेशलिस्ट कह रहा है कि नहीं हो सकता, और दूसरा कह रहा है कि अभी हो जाएगा। अभी उसने कर दिया तो बीमारियां तो बढ़ेंगी ना। 80-85 साल के बाबा जी थे, वो बेचारे चले गए। और इस एज में जो है ऑपरेशन जो है वो देखभाल के जस्ट आपको पैसों की खातर किसी की जान ना लें। आप सर्जन हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतने बड़े ओहदे पे रखा है, तो आप ये देखें कि इंसानों के साथ हमदर्दी करें, ना कि आप अपने कमीशन के लिए ये सर्जरी कर रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेट मैं समझता हूँ कि जितने बड़े बड़े होटल ही मैं तो कहना शुरू कर दिए इनको, हॉस्पिटल्स को होटल कहना। आपका हेल्थ डिपार्टमेंट, आपका एजुकेशन, ये क्या है? जस्ट अ बिजनेस। जहाँ पे प्राइवेटाइजेशन है ना वहाँ पे मैविश बहुत महंगाई है। प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कंपनीज, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, वहाँ पे आपको महंगाई का एक समंदर जो है ना वो नज़र आता है। और इस पे बहुत कम बात होती है किसी मीडिया पे। मैं तकरीबन सारे टेलीविज़न करता हूँ, 8-10 रेडियो करता हूँ, मुझे नहीं समझ आती। एक्सपर्ट भी आते हैं मेरे पास, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। मगर ये चेक एंड बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है कि एक बंदा ही मर गया, दुनिया से ही चला गया, आप उसकी डेड बॉडी क्यों नहीं दे रहे? उसका तो हिसाब ख़त्म हो गया ना। ऐसे बेशुमार डॉक्टर साहब केसेस हैं, बहुत केसेस हैं। और ज़्यादा जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं सबके केसेस हैं, सबको ही हम जानते हैं। कोई दबा जाता है, कोई सामने आ जाता है। नहीं देते ना, नहीं देते। ये तो पोस्ट आ गई उस पे, मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रही है, तो वो अपना चले गए हैं अदालत में। अल्लाह करे जज साहब कोई अच्छा फैसला तो अब आप खुद देखें ना, जितने वो आपने कहा 7 स्टार हॉस्पिटल बढ़ते जा रहे हैं, उतने उसी तरह बीमारियां जो देखें ना 7 स्टार ही होती जा रही है ना। जैसे आपने फरमाया कि इतनी ज़्यादा बीमारियां, छोटे बच्चों में दिल की बीमारियां, शुगर, जॉइंट्स पे। बात करते हैं यूरिक एसिड की। प्योरीन एक मादा होता है हमारी बॉडी में, ऑलरेडी वो होता है। जब उसका ज़्यादती होती है, टूट फूट होती है, तो हमें यूरिक एसिड हो जाता है, ठीक है। तो वो उसने किडनी के रास्ते बाहर सिक्रीट आउट करना होता है, ठीक है। और जब वो नहीं कर पा रहा होता तो अंदर ही भूल जाता है कि आपका यूरिन और ब्लड जो है वो पास करना भूल जाता है कि उनको फ़िल्टर कैसे किया जाए। तो वो फिर आपके जोड़ों पे डिपॉजिट करना शुरू कर देता है। और ये वो बीमारी है जिसको कि कोई लोग बीमारी ही नहीं समझते। ये छोटे जोड़, फिर बड़े जोड़, फिर आपके किडनी फेलियर। मतलब पहले तो जोड़ों में बैठते हैं जी, उसके बाद जोड़ों में, फिर बड़े जोड़ों में अपने जो हमारे जो गुर्दे हैं उनको मुतासिर करता है। इसको कोई सिम्टम्स नहीं है? सिम्टम है, बिल्कुल है। अगर सुबह आप अकड़े हुए पाए जाए बहुत दर्दें हो रही हैं, उठा नहीं जा रहा, छोटे जोड़ों में बहुत दर्द है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े छोटे जोड़ जैसे ये, हाँ छोटे जोड़ अकड़ा हुआ है, इसको ऐसे करेंगे तो मूव ही नहीं हो रहे। और कई दफ़ा ये इतने टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं कि उंगलियां ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, इतने ज़्यादा। तो जैसे अंदर से लकड़ी को कीड़ा खाता है ना, इसी तरह यूरिक एसिड भी खा जाता है हड्डियों को। तो इसको कोशिश करें कि अगर ऐसे सिम्टम है तो RFT एक सिंपल सा टेस्ट है, रीनल फंक्शन टेस्ट, ठीक है। उसमें यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड आपका जो आएगा। लेडीज़ में यूरिक एसिड की मिकदार थोड़ी कम होती है, 2.5 से 6 तक, और जेंट्स में 3.5 से लेकर 7 तक, ठीक है। 7 को ज़हन में रखें कि 6 एक्सीड किया तो आपके अंदर है। और ये भी बताते चले जाएं कि ये भी एक मूजी मर्ज़ है, एक दफ़ा आ गया तो ये मैनेज होता है, ख़त्म नहीं होता। अच्छा, यूरिक एसिड भी मैनेज होगा, ख़त्म नहीं होगा? जस्ट लाइक अ शुगर की तरह ये सारी उम्र आपकी बॉडी में जो है ना ट्रैवल करता रहेगा। अपना मोटापा, अपने रेड मीट, अपनी मिठाइयाँ, इनको कम करें, इनसे भी यूरिक एसिड जो है ना वो बहुत ज़्यादा। और जो लोग बीन्स खाते हैं, रेड बीन्स, लोबिया, वाइट बीन्स, चने रोज़ाना खाते हैं सुबह नाश्ते में, तो उन लोगों को यूरिक एसिड ठीक नहीं होता। चने की दाल में बहुत यूरिक एसिड है। अच्छा। रेड लोबिया, वाइट लोबिया, रेड मीट, इसमें यूरिक एसिड बहुत है। कुरान पाक में वाइट मीट का अल्लाह ताला का जो इशारा है वो सी फूड की तरफ है। हमने वाइट मीट मुर्गी को बना लिया, शेवर को, हालांकि वो रेड मीट है, क्योंकि उसमें इलाइशें सारी साबित करके तो उसकी फूड बनाया जाता है। और तो वाइट मीट को तो हम कहते हैं तो सर्दियों में खाना नहीं, वो उसको
उसको रेड मीट आप कंसीडर करें, जिसको यूरिक एसिड है हाँ। वो शेवर चिकन ना खाए, देसी खा ले। अच्छा शेवर चिकन की जो डाइट बनती है, जो उसको खिलाई जाती है, उसमें ये सारा खून और अलाइशें मिक्स करके उसको बनाया जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो धड़ाधड़ आप चिकन खा रहे हैं तो वो आप शेवर ना खाएं, देसी हफ्ते में 1 से 2 बार खा लें तो वो इफेक्टिव है। सी फूड आप 12 महीने खा सकते हैं, कहीं नहीं नहीं, हम कदगन कहते लें। हैं, आप देखें ना, हम कहते हैं ये तो सर्दियों में खाना चाहिए, गर्म होती है तो इसको सिर्फ सर्दी में खा सकते हैं। नट्स की बात करें वो भी हम कहते हैं ये तो सिर्फ सर्दियों में खाने वाली आप चीज़ें। मैं भी देखें दुबई में, कतर में कितनी गर्मी होती है, ओहो। 50 के करीब करीब टेम्परेचर होता है, वो 12 महीने सी फूड खाते हैं। खाते हैं हाँ। तो हमें भी खाना चाहिए, कोई इसमें नहीं होता जी हम कि खुद ही डॉक्टर बने होते हैं डॉक्टर साहब। डॉक्टर से यही बना होता है ना कि ये 4 महीने रे वाले महीने नहीं खाने। अप्रैल, मई, जून, जुलाई में, अगस्त में हमने नहीं खाना, सितंबर से हम फिश खाएंगे। भाई वो फिश क्या नाराज है आपसे, क्यों नहीं खाने? आप खाएं। लड़ाई चल रही है। नहीं आप मेरे करीब दिया ना, मुझे नहीं खाना हाँ, तुमने। तो ऐसी कोई बात नहीं, आप खाएं और उसको खाएंगे तो आपका यूरिक एसिड जो है वो ट्रिगर नहीं करेगा। तो आजकल देखें ना, हमारा जो लाइफस्टाइल है, जो हम खा रहे हैं, मतलब हम कितने वेजेस खाते होंगे, कितने हम फ्रूट्स जो हैं वो खाते होंगे, ये जो डिफरेंट दालें हैं कितनी हम खाते होंगे। हम डेली बेसिस पे आप देखिए फास्ट फूड, जंक फूड, चिकन, बीफ, ये हमारी खुराक में शामिल है। मगर ये कि पूरे वीक का मैं ये समझता हूँ, जब वीकेंड हो जाए, स्कूल तकरीबन खुल गए हैं, कुछ खुलने वाले हैं, हाँ। तो बच्चों को बिठा के हफ्ते इतवार को टाइम दें, उनको मोबाइल बंद कर दें सारे, 1-2 घंटे डिस्कशन करें अपनी डाइट पे, अपनी हेल्थ के बारे में। ठीक है जी, कि आपने पूरा वीक बेटा क्या खाना है, उनको तरगीब तो देना कि इसमें बहुत जायका है, इसमें न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है। जो आप ये भूसा खा रहे हैं, कचरा फूड जो खा रहे हैं, जंक फूड, इसमें कुछ भी नहीं है आपकी ताकत के लिए। पैसे भी ज़ाया, कितने एक्सपेंसिव हो गए, बहुत एक्सपेंसिव। आप देखें ये जो इस्लामाबाद न्यू ब्लू एरिया ओपन हुआ है, यहाँ पे मतलब आप कोई भी फूड चेन ओपन हो रही है, विद इन आप देखें आज वहाँ पे रश पड़े रहा है, रश पड़ रहा है और कॉस्टली। वो मतलब ये कि इतना कॉस्टली है कि बंदा सोच नहीं सकता। अब आज़ादी के नाम पे जो डीलें आएंगी, हाय हाय हाय, वो उन्होंने कमाल कर दिए, इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए कि एक के साथ एक मुफ्त, और सारा रश आपको वही मिलेगा, एक के उन्हीं साथ एक चेन मुफ्त। हाय हाय। पहले ही मान नहीं था, एक ही मान नहीं था, अब 2 खाएं, अब 2 ज़बरदस्ती खाएं, क्योंकि आप पिज़्ज़े को सुबह नहीं खा सकते, मेरा ख्याल वो अजीब सी शक्ल बन जाता है ना, दिल भी नहीं जाता तो ना उसमें ये है कि अब एक आप लेके आए हैं बड़ा पिज़्ज़ा 22-24 इंच का, उसके साथ एक और, तो दोनों आपने खाने हैं। तो फिर बताएं, ये यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा तो ट्रिगर नहीं करेगा तो क्या होगा? ट्रिपल जो है वो आप बर्गर, बीफ बर्गर और चिकन बर्गर खा रहे, इनका फ़ायदा नहीं है। बात कर रहे थे कि बच्चों को बिठा के वीकेंड्स के ऊपर एक लिस्ट बना लें, उसमें कमी बेशी हो सकती है, मगर उसमें सब्जियां, दाल, मतवाजन खुराक, गोश्त, ये भी बच्चों को बताएं कि कैसे आपने खाना है। बीफ बच्चे नहीं खाते, हालांकि B12 का रिच सोर्स है बचपन में। बीफ जिसको यूरिक एसिड है वो तो हाथ ना लगाए, ट्रिगर करेगा, वो तो ट्रिगर करेगा। कभी वंस अ वीक को भी कोई खाना पड़ गया तो खा ले, नहीं तो उसको छोड़ दें। आपकी बॉडी में इसने और ज़्यादा आपको तकलीफ देनी। अच्छा, हम शायद पहले भी इस पे हमने जिक्र हुआ था, हमारी फैमिली को नहीं सूट करता, मतलब मैं, अम्मा, जाहिर है भाई जितना हम खाते हैं बीफ, सबकी बॉडी पकड़ी जाती है, शुरू हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जितना बड़ा जानवर होता है उसके गोश्त उतनी देर से हजम होता है, तो उसमें ये कब्रे, हमारे KPK में तो बहुत खाया जाता है ना, कितना चपली कबाब खाया जाता है, तो उनकी सेहतें भी ठीक हैं, उनके बच्चे भी सुरख सफेद है, पानी अच्छा है, और ये कि वो हाजमा वहाँ पे अच्छा है। मैंने ये देखा कि 2 घंटे बाद वहाँ पे फिर भूख लगी होती है, वरना वो इतना हैवी होता है, तो एक दिन खा, एक टाइम खा ले, पूरा दिन आप कुछ ना खाए, हमारे तो वो हजम ही नहीं हो रही है। तो वो ये है कि वहाँ के लोग एक्सर्शन भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा आपके लाइफस्टाइल पे हम बात करते हैं। एसिड और किडनी प्रॉब्लम जो बहुत कॉमन होती जा रही है, इसी पे बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, जेनेटिकली भी देखा जाए तो ये यूरिक एसिड का प्रॉब्लम जो है वो ट्रांसफ़र हो सकता है? जी बिल्कुल होता है, इसमें भी देखें कि अगर पेरेंट्स में है तो बच्चों में भी आने का जो है वो चांस हो जाएगा। माँ बाप तो यही कहेंगे कि हम बच्चों को जो है वो चिकन खिला रहे हैं, तो इससे कैसे हो सकता है। तो चिकन जैसे मैंने बताया कि इसकी फीड इस तरह की है कि उसमें कंटेंट्स जो है ना बीफ के डाले गए हैं, तो उसकी वजह से फिर यूरिक एसिड होता है। अब लोग जो है ना पुलाव खा रहे होते हैं, हाँ। मशहूर पुलाव जो यहाँ का पिंडी इस्लामाबाद का, तो वो कहते हैं हम डॉक्टर साहब कबाब वापस कर देते हैं, तो वो हम खाते हैं। वो यखनी में बना होता है, वो यखनी में एब्स्ट्रैक्ट में बना हुआ है, तो आप चावल भी ना खाएं। वो वाले अगर एब्स्ट्रैक्ट में खाएंगे तो यूरिक एसिड तो बढ़ेगा, क्योंकि वो जो गायें भैंसे वो ज़िबा करते हैं, उसके कबाब बन जाते हैं, जो हड्डियाँ बनती हैं उसका सूप बनता है, सूप में वो चिकन बनता है, इसीलिए वो जायका बनता है। तो वो आप
कबाब भाई वापस ना करें, आप पूरे चावल ही वापस करें और कोशिश करें कि वो आगे फिर उतने का उतना ही आपका 10-10, 12-12 डेसिमल स्केल के साथ जो है यूरिक एसिड चल रहा है और लोगों को फिक्र ही पता कोई ही नहीं, और रोज़ाना की बेस पे उनको आदत पड़ी हुई है वो पुलाव खाते हैं। हाय हाय। जी हम तो कबाब वापस कर देते हैं। तो मैंने कहा भाई जो उसमें सूप है वो कैसे निकालोगे, कोई टिश्यू पेपर से उसको सक कर लिया करो। सर साफ तो करेंगे ये इसको। भी लोगों को थोड़ा चाहिए कि जब ऐसी मामला आते हैं पानी का इंटेक बढ़ाए, और सब्जियां जो डायरेटिक फल और फ्रूट और सब्जियां हैं, ठीक है। जैसे गर्मा आजकल आया हुआ है, इसकी एक प्लेट खाना बहुत ही नेमत है आपके लिए, बिल्कुल, ठीक है। फिर खीरा खाना हाँ। बहुत ही बेहतरीन है, खाने से पहले 2 खीरे रोज़ाना खाएं। और बेरीज, जितनी किस्म की बेरीज हैं ये फुल ऑफ पानी है, वाटर है, वाटर है वाटर का इंटेक जो है वो बढ़ाए। आप कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, लस्सी पीते हैं, पानी पीते हैं, ये इंटेक है। ठीक है। ये दिन में जो है ये आपने 2 से 2.5 लीटर जो है यूरिक एसिड के पेशेंट ने पानी पीना ही पीना है। ओके। ताकि आप अब यूरिक एसिड को किडनी के साथ रिलेट कर दिया जाता है, वो इसलिए कि वहीं से सिक्रीट आउट हो, वो फाजल मादे जो गंदे मादे हैं जी। वो वहीं से गुर्दे ने ही उसको जांच पड़ताल करके जो अंदर छानियाँ लगी हुई हैं उससे यूरिन और ब्लड साफ करके सिक्रीट आउट करना। और ये जो हम गुर्दे की पथरी सुनते हैं ये भी यूरिक एसिड की वजह से? यूरिक एसिड और एक्सालिक एसिड, फॉस्फेट की पथरियाँ, 3 किस्म की पथरियाँ, 3-4 किस्म की पथरियाँ गुर्दा डेवलप करता है। जिनको यूरिक एसिड टेंडेंसी रहती है उनमें यूरिक एसिड की पथरियाँ बन जाती हैं। तो वो ऐसी खुराकें नहीं खाएंगे तो वो फिर ये है कि बाज़ दफ़ा आपका किडनी हैबिचुअल हो जाता है कि 2-3 दफ़ा गुर्दे की पथरी निकल भी गई मगर वो बार बार बन रही है, 6 महीने बाद फिर बन रही है, अगेन एंड अगेन। तो उसमें ये कि आप अपना जो है प्रॉपर ट्रीटमेंट करें और उस पथरी को चेक करवाएं। जब वो निकल जाए कि किस चीज़ की पथरी है वो खुराक अपनी डाइट से निकाल दें। ओके। अच्छा, ये जो दोबारा बार बार पथरी बनती है गुर्दे में, ये यूरिक एसिड या डाइट की वजह से अगेन एंड अगेन जी बनती बिल्कुल है? बिल्कुल। यानी उस चीज़ को हमने अपनी ज़िंदगी से ख़त्म नहीं किया, उस डाइट को, ये जिस मसले से, तो इसलिए बार बार बनती बार वो कर रही है तो अच्छा। किडनी जो है वो हैबिचुअल हो गया कि यार दोबारा इसकी पथरी बनाओ। फिर हम कहेंगे इस डॉक्टर की दवाइयों से असर नहीं हो हाँ, रहा, इसलिए नहीं, बार बार बन रही है। हम बद परहेज खुद है, अपना हाँ। परहेज नहीं करते हैं। डॉक्टर तो बताता है कि ये चीज़ें नहीं अच्छी, हम ज़ुबान के जायके के लिए वो चीज़ें बार बार खाते हैं जिससे कि किडनी स्टोन डेवलप होते हैं। अच्छा, ये जो क्रोनिक किडनी डिजीज़ यानी कि CKD है, इसके लिए, इसकी जो पेशेंट है उनके लिए यूरिक एसिड कितना ख़तरनाक है? और फिर बाज़ दफ़ा हम देखते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं कि अच्छा ये पहले डॉक्टर ने ये बताई थी तो अगर 2 साल बाद, 1 साल बाद फिर से उन्हीं दवाइयों को खुद से ही रिपीट कर लेना, ये कितना ख़तरनाक? देखिए डायबिटीज़ के पेशेंट को भी CKD हो जाता है, ठीक है। उसमें भी किडनी जो है ना वो खून का प्रॉब्लम आ जाता है पेशेंट्स में, और यूरिक एसिड भी CKD कर देते हैं। अच्छा। आप ये देखें कि दोनों चीज़ें जो हैं वो यूरिक एसिड, अब जिसको डायबिटीज़ है साथ यूरिक एसिड भी है, ऐसे भी लोग हैं कि डायबिटीज़ भी और यूरिक एसिड भी है, तो उनके गुर्दों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो बोझ बन रहा है। तो उनके लिए एहतियात तो आम लोगों से 10 गुना ज़्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का ही असर आपके किडनी के ऊपर आ रहा है ना, डायबिटीज़ का भी और यूरिक एसिड का भी। आप रिलेट करें कि अगर आपको यूरिक एसिड है, आपको शुगर है, तो फिर आपने बहुत ज़्यादा कॉन्शियस होकर अपनी लाइफ को आगे लेके जाना है। ये बीमारियां हम खुद से लेते हैं, ऐसे ही अपनी गलती की एक वजह तो इनहेरिटेड चल रही होती हैं, फिर स्ट्रेस शुगर बहुत ज़्यादा है जिसे लाडा डायबिटीज़ कहा जाता है। लाडा, हाँ लाडली बोल रहे। तो इसमें ये है कि ये स्ट्रेस वाली जो है ये आपको बहुत ज़्यादा जो है वो अंदर से वीक कर देती और है। आई थिंक आजकल तो ये स्ट्रेस वाली कुछ ज़्यादा ही कॉमन मुझे लगती है। उसमें ये है कि समझने, सोचने समझने की सलाहियत ये बिल्कुल आपकी ख़त्म कर देती है। आप लोगों को अवॉइड करना शुरू कर देते हैं कि भाई मैं हजूम में नहीं जा सकता, क्योंकि कॉन्फिडेंस अंदर से ख़त्म हो रहा है ना। आपके CKD क्रोनिक किडनी डिजीज़ होने में आपको एकदम नहीं होता, इसके 5 से 10 साल लगते हैं इसको। CKD एकदम नहीं होता कि हफ्ते बाद CKD हो गया या महीने बाद, इसके पीछे टाइम है। शुगर के पीछे भी 5-10 साल की स्ट्रगल है। हाँ स्ट्रगल है। फिर यूरिक एसिड भी ऐसे ही है, क्योंकि आप वॉक नहीं करते हैं, आपका मोटापा चढ़ता चला जाता है, ओबीज आप होते हैं, ये भी यूरिक एसिड। और मोटापे को तो तमाम बीमारियों की माँ भी कहा गया ना। माँ है जी, ये अब्बा भी है, माँ भी है। सब कुछ। और यूरिक एसिड आपके जिस्म का विलन है। ये देखें इतनी मसले मसाइल कर देता है इंसान को, तोड़ मरोड़ आपको जो है उठने बैठने से आतर कर देता है। अगर आपकी एक नी में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर ये यूरिक एसिड होगा। अगर आपकी 2 नी में दर्द हो रहा है तो फिर आपको ये जॉइंट्स पेन हो सकते हैं, अर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है।
तो इसको आप डिफ़ाइन करने के लिए एक्सरे करें, और CRP एक टेस्ट होता है, उसमें आपका पता चल जाता है, ठीक है। तो इसको कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से सॉर्ट आउट लाजमी कराएं। और आपको अगर एक नी में बहुत ज़्यादा दर्द बड़े अरसे से है, आदमी दूसरी नी के ऊपर वजन डाल के चलना शुरू कर देता है, वो बेचारी वो भी फारग हो जाती, थोड़े अरसे बाद दूसरी भी फारग। तो भाई शुरू में अगर आपको पेन हो रहा है तो अपने टेस्टों की तरफ जाएं, अपने डॉक्टर से मिल के जो रेकमेंडेड टेस्ट है उसको करवा के सॉर्ट आउट करवाएं। अगर यूरिक एसिड की टेंडेंसी आपकी बॉडी में आ गई है तो फिर आपको उस दिन से इनटेक पानी का ज़्यादा और वो खुराकें निकाल दें जो हमने जिक्र किया कि बीन्स हैं, रेड मीट है, ये चीज़ें जो है ना खाएं, डायरेटिक सब्जी फल ज़्यादा खाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, बाज़ दफ़ा अच्छा मज़े की एक बात काट रहा हूँ, आम बहुत ज़्यादा यूरिक एसिड करता है, सीज़न चल रहा है और लोग बैठते हैं तो वो टब में रख के तो 3 4 5 6 खाए जाते, कहते हैं हमने तो एक से तो गुजारा ही नहीं होता। नहीं, हमने फ्रूट खाया है। फ्रूट के बाद जो है रोज़ाना की अगर एक्सरसाइज करते हैं हफ्ते बाद उनका यूरिक एसिड ट्रिगर किया होता है। ये मैंने इसलिए ज़रूरी समझा कि मैंगो का सीजन चल रहा है। ये आपने बाकी बड़ा अच्छा, क्योंकि एक आम से तो हमारा गुजारा ही नहीं होता, क्योंकि टब भर के बैठेंगे और खाए जाएंगे तो शुगर, और इन दिनों में शुगर पेशेंट भी नए आते हैं, नए शुगर पेशेंट, क्या बात है मैंगो की वजह से। तो आप ये देखें कि इसको इत्तेदाल में, अगर आपको शौक है बहुत मैंगो, एक मैंगो जो है वो आप इत्तेदाल तो हमारी ज़िंदगी से डॉक्टर साहब निकल गया हुआ है, वो तो हमने अगर रखा होता तो फिर ये बीमारियां बच्चे क्यों ये भी नहीं आती? खाते ना, बच्चे कहते हैं हाथ गंदे होते हैं, मुंह गंदा होता है, हालांकि खाते ही नहीं है। शेक बना दें पी लेंगे, या उनको फोक के साथ किसी और फॉर्म में चूसते नहीं है। हालांकि देखें उसमें ये है कि आपकी एक्सरसाइज कितनी है। हमारे बच्चों की दांतों की कोई एक्सरसाइज नहीं है, नरम गज़ा की वजह से उनके 32 दांत भी मुंह में नहीं पूरे, ऊपर नीचे आए टेढ़े मेढ़े, ठीक है। उन्हें बादाम दे, दांत हाथ में आ जाएगा, बादाम नहीं टूटता। और हम देखें हम अखरोट भी तोड़ते रहे हैं, और कितनी सख्त चीजें, अखरोट तो हम दांतों से ही तोड़ते थे। एग्जैक्टली। अब वो तेजाब वाले अखरोट आ गए, वो तो हाथ से टूट जाते हैं, वो तो यूं उनको आप यूं दबाएं टूट जाते हैं। हमारा ज़माना ज़रा टफ था, मगर हम लोग भी टफ थे। यस, अब हमें भी ट्रेन उस तरह किया गया था ना, उस लिहाज से। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जी कि अगर 80 साल बच्चा जिएगा, जेनजी जो है, तो वो 18 साल स्क्रॉलिंग करेगा उंगली के साथ उसको देखने कितना टाइम है, ठीक है। हर बच्चा उदास है, हर बच्चा चिड़चिड़ेपन। ऐसे आप स्कूल कॉलेज में लेक्चर देने जाएं किसी जगह, यकीन माने कि वो उदासी में बैठे हुए, अजीब सी टेंशन में बैठे हुए, डिप्रेशन में बैठे, वो आपको सुनना नहीं चाह रहे, वो आपको आंसर करना चाह रहे हैं कि हमारे अंदर ये चीज़ें, भाई साहब हमें ये दे दें, आप हमें ना सुनाए, हमारी सुने। वो मतलब जब हमें कोई लेक्चर देने आता था, हम बड़े चीज़ होकर सुनते थे, उस पर अमल करते थे। 1-2 घंटे का लेक्चर होता था डॉक्टर साहब, हम सुनते थे, बैठे रहते थे। और देखें बच्चों की हॉबीज़ क्या है, आप मुझे बताएं। मोबाइल, बच्चों का दोस्त कौन है? मोबाइल, हर चीज़ मोबाइल है। डाइट अच्छी उनकी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी उनकी नहीं है, पेरेंट्स के साथ एंगेजमेंट उनकी नहीं है। बॉन्डिंग जब तक आपकी फैमिली के साथ नहीं होगे तो आप देखें हमारा कल आने वाला सेब नहीं। बच्चे को भूख लगती है, फिर बेतहाशा खाता है, पूरी ब्रेड खा जाते हैं। बच्चे फ्रिज से निकाली, अंडे बनाए, वो खा गए, जो जूस पड़ा सारा ही पी गए। मतलब बेतुका टाइम है ना, वो तो उसी में लगा रहा। 2-3 घंटे तो मोबाइल इजी है ना, अगर आप उसमें पड़ गए तो आगे से आगे आप निकल जाएंगे। ऐसे ही है, दुनिया के किस कोने से वापस आना, फिर याद आएगा मैंने तो कुछ नहीं खाया, रात के 2:30 बज गए, सारी चीजें खा ले। आप कार्टिसोल लेवल हाई होगा, बच्चा मोटापे का शिकार होगा, उसकी याददाश्त कमजोर होगी, उसकी नज़र कमजोर होगी, उसका ये सर्वाइकल खराब हो जाएगा, दर्दे उनको निकलेंगे। डॉक्टर साहब, इम्यून सिस्टम भी हमारा वीक होता है ना। आप देखिए आजकल अगर बात की जाए, जिससे भी पूछो तबीयत ख़राब है, पेट ख़राब है, फ्लू है, फीवर है, गला ख़राब है, अजीब सी आजकल जो है ये फिजा आई हुई है। पहले तो पता होना चाहिए कि इम्यूनिटी है क्या। ये हमारी गट हेल्थ, जो स्टमक है, इसको इम्यूनिटी कहते हैं, वो ख़राब है, इसलिए इम्यूनिटी नहीं है, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं है हम कौन सी खुराक खा रहे हैं, कितनी कैलोरीज हैं इसके अंदर। देन हमने खाने के ऊपर खाना, ट्रिपल मंजिला बर्गर, फिर एक खाना, घर जाके फिर खाना खाते हैं। तो उसमें ये है कि क्या क्या चीज़ें उसमें डाली गई हैं, केमिकल कितने हैं टेस्ट बनाने के लिए। जी बिल्कुल, हमारी बॉडी में केमिकल रोज़ाना की मिकदार में जा रहा है, प्योरिटी कुछ नहीं है। तो वो प्योरीन जब जिस्म में ऑलरेडी अल्लाह ताला ने एक ख़ास मिकदार रखी हुई है, तो उसमें जब ज़्यादती होती है तो फिर हमें ये यूरिक एसिड की जो है टूट की वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो जाते हैं। तो जब हम खाने बैठते हैं फिर हम देखते नहीं हैं कि ये हमें यूरिक एसिड है, हमें शुगर है, हमें जॉइंट्स पेन है, हम वही चीज़ें इंटेक कर लेते हैं। अच्छा, फिर कहेंगे खैर है, अल्लाह खैर करेगा, कोई बात नहीं, तो वो फिर हम ये करते हैं।
2-3 महीने बाद अल्लाह खैर करके तो रिजल्ट इनके सामने आ अल्लाह जाता खैर है। करता लोग है। जो है, अल्लाह ताला तो बहुत गफूरुर रहीम है ना, वो बेशक। देखें अल्लाह देखिए ताला उसने कहा ना इत्तेदाल से खाओ, पेट हाँ, अपना है। अपना कितनी दफ़ा कहा है कि कुरान पाक में पता नहीं 137 दफ़ा आया है कि अक्ल वालों के लिए समझ बूझ हमने रखी। ठीक है, अक्ल सबके पास है, बेअक्ले बने हुए हैं, और आंखें खोल के आप जो है वो गड़ा क्रॉस करने की कोशिश करें। आंखें बंद करके आप जंप नहीं कर सकते, आप गड़े में गिरेंगे। तो हम गड़े में गिर गए। वही चीज़ें आपके टेबल पे सजी होती है जो कि मना होती है। और आजकल तो चैट जीपीटी, गूगल सबसे बड़े डॉक्टर हैं। आप यूरिक एसिड लिखें, कौन सी चीज़ें मना है वो आपको 1 सेकंड में बताएगा। तो आप उसको क्यों नहीं निकालते ज़िंदगी से? क्योंकि मैंने ये कहा है कि ये टिल डेथ ट्रेवल करता है और मैनेज होता है। मैनेज भी आपने सिर्फ पानी के साथ करना है। पानी पिए, फिर आपके घर में एप्पल साइडर विनेगर हर घर में पड़ा होता है। ठीक है जी, सुबह आप उठें, आधा ग्लास पानी लें, 1 बड़ा चम्मच उसमें वो लगा लें एप्पल साइडर विनेगर, और 1 लेमन, वो स्क्वीज करके उसको स्ट्रॉ के साथ पिएं, वरना आपके दांत भूर जाएंगे। ये मैं हमेशा बताता हूँ, क्योंकि दांत भूर गए तो फिर कहेंगे डॉक्टर साहब बता गए तो क्या। स्ट्रॉ के साथ आप पिएंगे, आप देखें विद इन अ वीक आपका जो है वो यूरिक एसिड कंट्रोल में आए। 100 ग्राम आप मेथी दाना, 100 ग्राम कलवंजी ले लें, इनका पाउडर कर लें। आप 1.5 कप पानी में 1 बड़ा चम्मच जो है वो डाल के इसको पकाएं। जब 1 कप रह जाए स्टेन कर लें, स्टेन करके इसमें लेमन और एप्पल साइडर विनेगर डालें। 1 हफ्ते में आप कंट्रोल में आ जाएंगे। मतलब ये घर की चीज़ें हैं और इसके विदाउट साइड इफ़ेक्ट, क्योंकि कई लोगों का यूरिक एसिड ठीक ही नहीं हो रहा, फिर यहाँ पे दर्द, यहाँ पे दर्द, चला भी नहीं जाता। और इसमें मैविश से जब यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा हो जाता है, 8 नंबर का पाँव 10 नंबर का हो जाता है, बढ़ने लगता है, इतना बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आपको शूज़, जूती कुछ भी नहीं पहननी, पहन ही नहीं सकते, क्योंकि आप तो 8 नंबर का पाँव यूज़ करते हैं शूज़। तो उसमें फिर स्टीरॉयड का सहारा लेके डॉक्टर उसको पीछे लेके आता है। 15-20 दिन जो है, अगर 8 गोलियां शुरू करनी है, फिर 7, 6, 5, 3 आस्ता आस्ता उसको टिपर ऑफ करना होता है। तो 15 से 20 दिन में पाँव की वापसी होती है आपकी। कितना हॉरिबल, कितना खौफनाक, तकलीफ देने वाली चीज़, तकलीफ कितनी उठाई। आप कहीं मूव नहीं कर सकते, आप गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकते, आप बाइक नहीं चला सकते, आप वॉशरूम नहीं जा सकते। मतलब आप देखें ना, आपकी लाइफ पूरे जो है ना वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्या आप एक बॉडी पेन रहे ना, बुखार होता है, हमें थोड़ी देर के लिए बॉडी पेन रहता है, सर दर्द रहता है, या पूरी बॉडी में हम कितना उकता जाते हैं। लेकिन यूरिक एसिड से मुसलसल बॉडी पेन, तो हम इसको स्टार्ट में जैसे कहा कि लोग बीमारी नहीं समझ रहे ना। मैं अब इसके साइड इफेक्ट इसलिए लोगों को जोर दे के बता रहा हूँ कि इसको समझें कि आपका पाँव और पाँव का अंगूठा जो है, टो जो आगे वाली है, उस पर रेड कलर की निशान आ जाएगा, और वो इतना पेनफुल होगा, इतना पेनफुल होगा कि जैसे कोई गन से फायर करता है। और उसमें ये है कि अगर रात के वक्त अमूमन ये दर्द निकलता है, नीम गर्म पानी में नमक डाल के थोड़ी देर बैठ जाएं, क्योंकि वो क्रिस्टल बन जाते हैं ना अंगूठे पे, पाँव के अंगूठे पे इसका प्रोमिनेंट सिम्टम यही है। तो उसमें जब वो आ जाते हैं तो क्रिस्टल बनते, फिर टैबलेट काम नहीं करती, कोई पेन किलर डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है। तो गर्म पानी में, ठंडे कमरे से आप गर्म कमरे में आएंगे तो आपको सुकून मिलेगा। ठंडे कमरे में ज़्यादा दर्द वो भी ट्रिगर करेगा। तो गर्म पानी में अपना पाँव डिप करें, नमक डाल के, आम नमक, आयोडीन वाला नहीं। तो वो ये कि रात गुजर जाएगी, अपने डॉक्टर से मिलें। ठीक है, तो ये एक ख़ास सिम्टम है जिनको यूरिक एसिड का अटैक बार बार भी हो जाता है। तो वो चीज़ें जो कि बताई हैं हमने आपको, जितने ऑर्गन मीट है वो भी ना खाएं, उसमें भी यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है। पालक ना खाएं ज़्यादा, सब्जियों। अच्छा डॉक्टर साहब, ये डाइट का ज़रा हम आपसे डिटेल में जानते हैं, ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद नाज़रीन ज़रा डाइट के हवाले से बात करेंगे, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। टॉपिक है जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे यूरिक एसिड, और किस तरह की हमारी किडनी को डैमेज कर रहा है, या दीगर जो इश्यूज़ हैं वो इसकी वजह से आ रहे हैं। ओवरऑल हेल्थ हमारी किस तरह से जो है वो मुतासिर हो, इसी पर बात करें। डॉक्टर सज्जाद साहब हमारे साथ। डॉक्टर साहब, आप हमें बता रहे थे कौन सी ग़िज़ा हमें खानी चाहिए और कौन सी नहीं खानी चाहिए। जी, जो नहीं खानी चाहिए पहले वो बता देते हैं कि रेड मीट, ऑर्गन, कलेजी वगैरह जो लोग बड़े खाते हैं, ऑर्गन जितने भी, वो ना खाएं, और बीन्स ना खाएं, रेड लोबिया, वाइट लोबिया, सफ़ेद चने। और रेड लोबिया और वाइट चने तो लोग बड़े शौक से खाते हैं। जी बिल्कुल। और इसमें यह है कि जो खानी है उसमें काले चने हफ्ते में 2 दफ़ा दिन ज़रूर खाएं, इसका शोरबा पिएं, ये यूरिक एसिड को बड़ा कंट्रोल करता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये काले चनों का जो आपने जिक्र किया, यकीन जाने बहुत सारे रेस्टोरेंट्स पे जाते हैं, आप भी जाते होंगे, ये काले चने हमें कहीं नज़र ही नहीं आते। बस बहुत ही मुश्किल ही कोई बनाता है तो बनाता है, वरना वाइट ही सब बना रहे होते हैं। सुबह नाश्ते में आपको जो है ना खुश्क मिल जाते हैं, कुछ जगहों पे मशहूर हैं, कुछ जगहों पे बहुत रेयर। तो लाहौर में 100 किस्म के चने बनते हैं, काला कोई नहीं बनता, वाइट ही बनते हैं। तो यूरिक एसिड क्यों ना बढ़े,
निहारी पाए खाने से यूरिक एसिड बढ़ता है आपका, ठीक है। और ज़्यादा जो आप चिकन वाली चीज़ें खाते हैं इससे भी आपका यूरिक एसिड बढ़ता है। अल्कोहल पीने से यूरिक एसिड बढ़ता है, ठीक है। कोशिश करें कि ऐसी नशाजात जो कि आपको वैसे भी लाइफ में प्रॉब्लम दे दें, जो लोग साथ स्मोकिंग करते हैं जिनको यूरिक एसिड है उनकी हड्डियाँ और वीक हो जाती हैं, उनका कैल्शियम लेवल निकल जाता है बॉडी से। और जो शुगर के पेशेंट हैं, यूरिक एसिड के पेशेंट हैं, साथ सिगरेट भी पी रहे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम में जा सकते हैं। तो अपने आप को बचाएं इन चीज़ों से। जो चीज़ें खा सकते हैं, पानी वाली सब्जियां, पानी वाले फल, इसमें काली तोरी में बहुत पानी है, शलजम है, कद्दू है, टिंडा है, इसमें जो है वो काफ़ी पानी है। डायरेक्टिक फल और सब्जियाँ जो हैं वो पानी वाली आप इस्तेमाल करें। और घर में एप्पल साइडर विनेगर है, वो रोज़ाना जो है आधे कप पानी में 1 चम्मच डाल के लेमन निचोड़ के तो वो आप स्ट्रॉ के साथ डेली पिएं। ये भी यूरिक एसिड को बहुत कंट्रोल करता है। रात को 1 गिलास पानी ले लें, 2 बड़े चम्मच काले चने उसमें भिगो दें, ठीक है जी। सुबह चने फेंक दें, पानी को हिला के पी लें, ये भी यूरिक एसिड को कंट्रोल करता है। तो वैसे मैंने कहा है कि घर में पकाएं, लेकिन चने फेंक के ना उनको पका लें, उबाल लें, तो वो पका के बच्चों को भी शोरबा दें। ये बहुत ताकतवर है। एक तो डायबिटीज़ कंट्रोल होती है, दूसरा यूरिक एसिड कंट्रोल होता है। अच्छा, आप वाइट चनों का टेस्ट देखिए और ब्लैक का देखिए, बहुत उसमें ही फर्क ज़बरदस्त है। और ब्लैक का टेस्ट ज़्यादा बहुत अच्छा है उसका। ये कि देसी अगर आपको ब्लैक मिल जाए तो वो बहुत ही अच्छे है। अच्छा, आपने सब्जियों का जिक्र किया, फ्रूट्स का। चले जैसे जैसे फ्रूट्स तो हम कहीं ना कहीं खा लेते हैं, या बच्चे भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में। सब्जियां तो ऐसे जैसे घरों से निकल गई हैं, तो उसमें ये है कि ज़रूर घरों में आप उसको जगह दें। खीरा कम से कम आप सैलड जो है, यूरिक एसिड का पेशेंट रोज़ाना की बुनियाद पे बाउल सैलड खाए, लेमन डाल के, तो वो उसके यूरिक एसिड को बहुत कंट्रोल करता है। देखें प्याज में भी पानी, सैलड तो वैसे ही बड़ा अच्छा है, प्याज में भी पानी है, बीट रूट जो है उसमें भी पानी है, जितने भी सैलड के आइटम है उसमें पानी है, टमाटर में पानी है, टमाटर में तो प्याज में ये मतलब कुचला सलाद बना के अगर आप खिलाते हैं तो चम्मच के साथ इसको क्रश कर लें, हाँ, उसको क्रश करके आप खाएं। और पुदीने अनारदाने की चटनी खाएं, ये भी आपको कंट्रोल में करती है। लहसुन इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। 1 से 3 पीस जो है रात को 1 गिलास पानी में छिलके समेत भिगो दें, सुबह छिलका छील लें, कट करके 1-2 मिनट रखना पड़ेगा, क्योंकि उसमें से कुछ जहर उड़ जाए, फिर आप उसको खाएं, ठीक है। लोग एकदम पकड़ते हैं साथ ही खा लेते हैं, ऐसे नहीं। रात को उसको डिप करें, उसका फ़ायदा ज़्यादा। आपको कोलेस्ट्रॉल ठीक होगा, आपकी डायबिटीज़ बेहतर होगी, आपका मोटापा बेहतर होगा, आपका यूरिक एसिड बेहतर होगा, आपके जोड़ों के दर्द बेहतर होंगे। ये आपके घर में लहसुन पड़ा हुआ है, देसी लहसुन ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक वो चाइनीज़ बड़ा जो है ना वो अच्छा है इसके लिए, देसी बारीक होता है जी, बारीक देसी जो है ना वो इफेक्टिव है। और घर में जो आपने अदरक और लहसुन का पेस्ट बना के रखा हुआ उसको आज ही फेंक दें, वो हम फ्रीज कर देते हैं, चले बार-बार हमें उसको न्यूट्रिशन वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं है। मोटा मोटा अदरक लहसुन कूट के आप अपनी हंडिया में डालें, उसकी खुशबू देखें। और जो पाउडर मिलता है वो तो बेकार है ना। हमारी माएँ देखें जब बनाती थी घर में, एक हंडिया की खुशबू आती थी, सीरियसली हर कमरे में खुशबू आ रही होती थी। अब तो किचन से बाहर को पता ही नहीं होता, मसालों में वो खुशबू नहीं रही, मसाले 2 नंबर आ गए। अदरक लहसुन जो है वो अदरक देखें वो तेजाबी अदरक आ गया। देसी अदरक को ढूंढें जिसके साथ थोड़ी मिट्टी लगी होती, जो बहुत ज़्यादा चमकदार होता है, वो तेजाबी है, ठीक है ना। उसको मनो टनो तेजाब में डाल के साफ करके बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। उसका वेट बढ़ता है ना, उस्तादियाँ बहुत है ना मतलब पाव का जरा एक चटांग ऊपर बन जाता है। ये जुगाड़ बहुत है साडे को सेहत खराब करने। ये चीज़ें जो हैं ये हमें मैविश देखनी होगी। और ये जो आजकल मतलब गर्मी है, रंग बिरंगे बहुत सारे हम मशरूबात देखते हैं, सड़कों पे भी बन रहे हैं, घरों में भी बना रहे होते हैं, फिर कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हमें मिल रही होती हैं, इसका भी ज़रा बताएं। इंतहाई ख़तरनाक रेड सिरप जितने भी बाज़ार में अवेलेबल हैं, जो कि बहुतात होती है रमज़ान और मुबारक में, वो आपके स्टमक को ख़राब करता है, आपके यूरिक एसिड को, आपके खून की हैयत को ख़राब करता है। और जिन लोगों को शुगर होती है उनकी तो बहुत ज़्यादा शुगर उठा देता है, ठीक है। रेड सिरप ना बच्चों को दूध में डाल के देने हैं, उनकी भूख ख़त्म हो जाएगी, जलन शुरू हो जाती है। अब छोटा बच्चा तो नहीं बताएगा मुझे जलन हो रही है, तो रोएगा और कहता है पता नहीं रोक फीडर में डाल के रेड सिरप जो है ना, सुरख शरबत, काफ़ी नामों से आते हैं, वो सारे ही ख़तरनाक हैं, ठीक है। उसके जो कलर हैं वो बंदे का स्टमक ख़राब करता है और भूख। लेमन पानी इज़ द बेस्ट, वो बच्चों को ज़्यादा दें। ये वाला, हाँ ये वाला हम बात करते हैं, हम अमल भी करते हैं। मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान ये अपनी नेचुरल ऑर्गेनिक ड्रिंक, ये कौमी मशरूब है ना। हाँ। स्कंजबीन जो है ये कौमी मशरूब है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप बिना चीनी के, और विटामिन सी हाँ, आपका गुस्सा कम करता है,
इसको लेते देखिए रहें। तभी हमारा मूड अच्छा रहता है ना, हमें ब्लड व्यायाम प्रेशर, करना जिन होता लोगों है। को हाई ब्लड प्रेशर होता है उनका खून थिक होता है ना, इसलिए बीपी हाई होता है, तो वो दिन में 2-3 गिलास पिए। कोई इसमें कोई चीज़ ना, डॉक्टर साहब ये चीनी जो आपने मूड वाली बात की है, मुझे लगता है पूरे पाकिस्तान को पीना चाहिए ताकि सबका मूड अच्छा हो। कोई नमक चीनी इसमें ना डालें। नहीं डाला वो। अगर डालना है आपने तो काला नमक, नहीं डाला वो डॉक्टर साहब। अगर डालना है तो काला नमक डालें। वैसे ही इसको रख लें पास, जैसे आप 2-3 घंटे का शो करते हैं, तो हाँ। आपके लिए बड़ा ज़रूरी है कि हर कोई वक्फे चीनी नहीं, कोई में नमक नया गिलास आपको प्रोड्यूसर साहब भेजें देख। और आपकी ज़रूरी है ना, ताकि हाँ। हम मूड अच्छा रहे। मूड अच्छा रहे। उसमें ये है कि ये आपका यूरिक एसिड कंट्रोल करना शुरू कर देता है, ठीक है। जब कंट्रोल में आ जाएं तो लाइफ में जो चीज़ें हमने बताई हैं, ऑर्गन मीट हो गया, रेड मीट हो गया, शेवर चिकन हो गया, इनको निकाल दें तो आप मैनेज हो जाएंगे। आप क्योर नहीं है, आप मैनेज है। मैनेज अभी भी ख़तरा है कि आपके गुर्दों पे असर ना आ जाए। देखें 80% तो सिक्रीट कर दिया गुर्दों ने, अब उसकी अंदर छाननियाँ जो हैं वो 20% बंद है, क्योंकि यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा है ना, तो वो छाननियाँ 20% बंद होगी, 80% उससे निकाल दिया। आइंदा 1 साल में 5% और बंद होगी, क्योंकि बदपरेज तो हम हैं, हमने ऐसे तो ही है। बता के चले जाना है। कुछ दिन तो हम डरेंगे, लेकिन फिर से शुरू। फिर वो शुरू, फिर 1 साल बाद 5% और बंद होगी, 30% होगी 2 सालों में। आहिस्ता आहिस्ता जब वो छाननियाँ बंद होंगी तो फिर वो जुबान का चस्का नहीं रोक रहे किडनी हैं। अपना काम करना भूल जाएगा, ना यूरिन को साफ कर सकेगा, ना ब्लड को साफ करेगा, अच्छा डॉक्टर साहब, तो वो मुझे किडनी ये फेलियर एक और वो याद है, हमारे गांव में पड़ोसी हैं, उनका वो लड़का माशाल्लाह यंग है, अभी उसकी इतनी एज भी नहीं है, वो 35-40 लगभग यही होगी उसकी। उसकी एक किडनी तो बिल्कुल जवाब दे गई है, और दूसरी भी जो है ना, वो क्या उसमें कोई पानी भरना कि क्या, वो कुछ इस तरह की चीज़ें होगी। वजह ये जो डाइट की आप बात कर रहे हैं, स्मोकिंग, वो ऐसे चेन स्मोकर जैसे लोग होते हैं। तो अभी वो माशाल्लाह यंग है, लेकिन डॉक्टर उसको हाथ लगाने से डर रहे हैं, कह रहे हैं या तो वो डायलिसिस पे जाओ तो तुम्हारी ये किडनी बचेगी, अदरवाइज आपने जो स्टार्ट में कहा था कि डॉक्टर साहब बहुत बीमारियां आ गई हैं, अब वो बीमारी ना एज देख रही है ना वो देख रही है छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, दरमियाना है या बुजुर्ग है, वो किसी एज में भी कोई बीमारी भी अटैक कर देती, क्योंकि आपकी गट हेल्थ इम्यूनिटी अच्छी नहीं है, आपका स्टमक प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, आप खाने के ऊपर खाना खा रहे हैं, आप पहले वाले को डाइजेस्ट होने का टाइम ही नहीं दे रहे ना। अगर दे भी दें तो फिर आपको बेतुकी भूख लगती है, तो वो फिर आप बेतहाशा जो है ना वो रात पूरी मंचिंग करेंगे, तो फिर सुबह आपको वॉमिटिंग नोजिया फील होता है, फिर आप उसके ऊपर भी खाना खा लेते हैं, ठीक है। अपने आप को थोड़ा सा आप एक लाइन अप करें कि कितनी कैलोरीज पर डे, 25 से 3000, 2500 से 3000 कैलोरीज एक यंग बंदे को चाहिए। आप 6000 कैलोरीज खा के सबक्यूटेनियस फैट बना रहे हैं, उधर ही बैठे रहते हैं। एक ट्रिपल बर्गर जो है ट्रिपल साइज का, वो 1000 कैलोरीज का है। फिर आप कहते हैं घर रोटी भी खानी है, ठीक है, आप 2 चपाती सालन के साथ खाएंगे तो 400-450 कैलोरीज आपको मिलेगी। एक अंडे में 100 कैलोरीज हैं, ठीक है, हम 2 अंडे सुबह खाते हैं। आप देखें कि आप कितनी कैलोरीज जो है वो कंज्यूम कर रहे हैं, कितनी बर्न कर रहे हैं, फिर आपको जो है अपनी लाइफ का मज़ा आएगा कि कितनी आपने दिन में जो है वॉक करनी है। कौन सिलेक्टिव हो जाए थोड़ा सा, क्योंकि आगे आगे केमिकल है, क्योंकि देखिए आगे मतलब पूरी ज़िंदगी आपके सामने पड़ी, और फिर आप अकेले नहीं, फिर पूरी फैमिली जो है वो सफ़र करती है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसमें ये है कि एक बंदा घर का बीमार हो, पूरा खानदान मसले में बना होता है। फिर खुदा न खास्ता ये होता है, वो कहते हैं कि साया भी साथ छोड़ जाता है। जब आप लंबे अरसे बीमार होते हैं, सारे अपने कामों में बिजी होते हैं, पीक तो आप काट रहे होते हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता किसी को 6 हफ्ते के लिए बेड रेस्ट मिल जाए ना, ये ब्रेक हो जाए आपकी हड्डी, तो वो प्लस्तर चढ़ा होता है, तो लोग आते हैं शुरू में हफ्ता 10 दिन आपका पूछ के फिर वो चले गए। तो ये भाई एक तो जो हमारे बहनें और भाई बहनें ख़ास तौर पे जो स्कूटियाँ चला रहे हैं ना, इसको खुदा के वास्ते 3-3 बंदे बिठा के ना चलाएं, उसका वज़न बहुत कम है। आपने इतने वज़नी लोग उस पर बिठाए होते हैं, अम्मी भी, बड़ी बहन भी, हैवी कट, और छोटी सी आगे ड्राइवर बैठी होती है, और पीछे 2 इतने हैवी बंदे कि वो ऐसे ऐसे डोल रही होती, और मैं गाड़ी में दुआएं कर रहा होता हूँ, या अल्लाह ये खैरियत से घर पहुँच। देखें ना, मतलब आप देखें कि ना बैठें ऐसे बच्चों के पीछे जो अनट्रेंड है। स्कूटी का ये तो नहीं मतलब आ गया कि आगे पास किल का लाइसेंस आ गया, आप मारते फिरें सबको,
फिर वो जनाब एकदम धड़म से तीनों गिर जाते हैं कई दफा। जाहिर है वो कैसे बैलेंस रखेंगे, बैलेंस छोटे ही छोटे नहीं। तो उसके टायर। अभी तो नई वो लड़की ने सीखा है ना, उसने 3 बंदे पीछे बिठा लिया, अम्मा कह रही मैनू भी लाया नहीं, उसको ये ना कि अच्छा बड़ी इसने बहन- चलाना सीख लिया तो अब ये सबको बिठा लेंगे नहीं पीछे। ऐसा नहीं होना चाहिए। 3-3 4-4 लोग, छोटा भाई आगे भी बिठाया होता है। हाँ। तो ये स्कूटियां चलाएं, मगर खुदा ना खास्ता देखें आप गिर जाते हैं, आप रोजमर्रा के काम से कट जाएंगे। ऑब्वियसली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो जैसे यूरिक एसिड का बताया कि इसमें बॉडी पेन बहुत ज़्यादा होती है, कुछ लोग जो है ना वो सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, अच्छा ये पेन किलर है, ये दर्द ठीक कर देगी, तो इस तरह की गोलियां खाते रहना ये भी तो इस चीज़ को ट्रिगर कर सकते हैं, तो खतरनाक हो ये सकता है। गुर्दे फेलियर की तरफ ले जाते हैं। जितने पेन किलर आप इटसेल्फ खाते हैं ना, अपने अपनी मर्जी से डॉक्टर बन के रोजाना दर्द रेगुलर बेस पे। हाँ रेगुलर बेस पे ये फिर आपके स्टमक की लेयर को ख़राब करता है और आपका किडनी की लेयर ख़राब करता है, ठीक है। तो पेन किलर जो है हमेशा गुर्दे ही ख़राब करता है। आजकल जो एक थीम बनी हुई है कि पेन किलर देना है तो साथ एक स्टमक का कैप्सूल लाजमी देना है, यही लोग खाते चले जाते हैं। अब भाई उसको बंद भी करना है। हाँ। वो तो खाई जा रहे हैं, उनको मज़ा आ रहा है ना, क्योंकि भूख रेजिस्टेंट भी भी ठीक तो हो लग जाती रही है ना, फिर वो रेजिस्टेंस हो जाती है, हाँ, दवाई काम नहीं करती असर है, नहीं मगर करती। ये कि वो खाते चले जाते हैं। तो डॉक्टर ने जितने दिन के लिए दिया है, और एक ख़ास काम ये करें कि आगे ना बताएं आपकी दर्द किसी किस्म की थी, आपको मैंने एक गोली खाई थी, मैनू आराम आ गया, तुसी भी खाओ। नहीं, आपको 100 mg की हम लिख के देते हैं, उसको शायद 50 mg की चाहिए, तो एज यही ना है, करें। हाइट है, बच्चे को भी weight 100 है। mg की दे दी, दर्द हुई बेटा मैंने खाई थी तुम भी खा लो। खा लो। तो ये सेल्फ मेडिकेशन जो है ये आपके गुर्दों और स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। किडनी की बीमारियों को बीमारी समझें, ब्लड प्रेशर हाई है उसको बीमारी समझें, दिल की बीमारियां उसको बीमारी समझें। हाई ब्लड प्रेशर भी आपके किडनी पे बहुत बुरा असर करता है और किडनी फेलियर कर देता है, और आपके दिल का जो है वो साइज बड़ा कर देता है। तो इसलिए कोशिश वैसे दिल बड़े करें, वो जो दिल में हमने जगह कम कर दी है, छोटे कर दिए दिल, उस जगह को बढ़ाएं, ना कि दिल को फिजिकल बढ़ाना शुरू जी कर दें। फिजिकल अगर बढ़ाएंगे तो वो तो इनलार्जमेंट और इशू होगा, और जो दिल बढ़ गया वो फिर वापस नहीं जाएगा, हाय हाय। ठीक है। जो दूसरा दिल बढ़ा हुआ है उसको बढ़ने वो दें। अच्छा है। तो ये जो बीमारी वाला दिल ये बढ़ेगा नहीं वो बढ़ाना। उसी के साथ फिर आपको सारी उम्र जीना पड़ेगा। हाय हाय। तो ये हाई ब्लड प्रेशर बच्चों में भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि मतलब कोई एज ही नहीं है, सॉल्टी चीज़ें खा रहे हैं ना, फिर टेंशन, डिफरेंट जो पापड़ मैंने जो खा बताया रहे हैं। कोई लेक्चर देने जाएं हर बंदा उदास बैठा हुआ है क्लास में। सही। डॉक्टर साहब एक प्यारा सा पैगाम नाजरीन के लिए दे दें, वो तो हमेशा देते हैं, लेकिन अब अमल नाजरीन ने करना है, तो मैं चाहूँगी कि एक और अच्छा सा जी पैगाम। बिल्कुल, इसमें कोशिश करें कि यूरिक एसिड के लिए जो चीज़ें हमने मना की हैं वो आप लोग ना इस्तेमाल करें। रेड मीट, ऑर्गन मीट, चने की दाल, लोबिया वगैरह, और डायरेटिक फल और सब्जियों को ज़्यादा, और वॉक, एक्सरसाइज, कैलोरीज को जो इनटेक करना ठीक हो है गया। और जितनी बर्न करनी है वो भी सीखें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बार बार हम जो है एवरी ट्यूसडे आपको आपकी हेल्थ के हवाले से आगाह करते हैं, क्या चीज़ आपको खानी है, क्या नहीं खानी, किस तरह आप बीमारियों से ख़ुद को बचा सकते हैं या अपने प्यारों को महफूज कर सकते हैं। तो प्लीज़ इस पर ज़रूर फोकस किया करें। ज़िंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती, तो इसकी एहतियात केयर करना हमारा फ़र्ज़ है। खुश रहें, हमें इजाज़त दें, अल्लाह ने के